हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पदम पंकज की बात सुनने के लिए मान जाते हैं। तब आहन वहाँ से चला जाता है। वो लीना से मिलता है जो उसके साथ फ्लर्ट करती है। जब वो वापस रूम में आता है तब पदम बहुत खुश होते हैं और देवी के साथ डील कैंसिल करके पंकज के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। आहन उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है और लीना भी उसके पीछे आती है। लिफ्ट में कोई आदमी किसी का मर्डर करके भागने की कोशिश करता है पर आहन की वजह से वो पकड़ा जाता है। अगले दिन पंकज उससे मिलने आता है। उसके 2 दिन बाद देविक उससे मिलने आता है। जब आहन ने सुना कि देविक उससे डील के बारे में बात करने आया है तब उसने उसकी तरफ देखा और कहा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। पंकज ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने उसकी मदद की। इसके अलावा मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर पदम ने पंकज को चूज किया है इसका मतलब साफ है कि वो तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। देविक ने कहा, आहन सर, मैं जानता हूँ कि आप कितने पावरफुल हैं। मैं पहले ये नहीं जानता था, इसीलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देविक इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था कि आहन को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही देविक है जिसने कुछ दिन पहले उसे थप्पड़ मारा था और अकड़ दिखा रहा था। आहन ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुम्हें याद है तुमने क्या क्या किया था? तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, ये बात मैं कैसे भूल जाऊं? देविक को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, आहन सर, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आहन ने उसे देखा, वो बहुत सीरियस था, इसीलिए आहन भी सीरियस हो गया और उसने कहा, अब तो डील हो गई है। अब मैं उस डील के मामले में तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने पंकज से उसकी मदद करने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए अब वो डील तुम्हारी नहीं हो सकती है। यह सुनकर देविक ने कहा, मैं जानता हूँ, जो होना था वो तो हो गया है। मैं उस प्रोजेक्ट के लिए आपसे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दो। आहन ने उसकी तरफ देखा और क्यूरियसली कहा, तुम जितना सीधा बन रहे हो ना उतने सीधे हो नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम सिर्फ माफ़ी मांगने तो यहाँ नहीं आए हो। क्या बात है, सच सच बताओ। यह सुनकर देविक एम्बैरस हो गया। उसने कहा, जब आपने ये बात कह ही दी है तो आपसे झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। सच तो यही है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आहन ने स्माइल किया और कहा, अब आई ना असलियत बाहर, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तुम्हें देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें मेरी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह सुनकर देविक हैरान हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहन उसको ये बात इतनी डायरेक्टली बोल देगा। सच तो ये था कि उसे आहन की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए उसने कहा, आहन सर, आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करने के लिए मान जाइए। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं जानता था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। यह सुनकर आहन ने कहा, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते, पर अफसोस तुमने ऐसा कर दिया है और तुमने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। यह सुनकर देविक का चेहरा बिल्कुल उतर गया और उसका दिल उदास हो गया। उसने कहा, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसे में आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। जब देविक उठकर वहाँ से जाने लगा तब आहन ने कहा, रुको। देविक आहन को क्यूरियसली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहन ने उसे क्यों रोका था। देविक ने कहा, क्या बात है आहन सर? आहन ने कहा, मैंने अभी तुमसे इतना कुछ कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? देविक ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस सब का कोई मतलब नहीं है। आहन को लगा कि देविक ज़्यादा ही बदल गया है और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बर्ताव कर रहा है, इसीलिए उसने उसकी मदद लेने के बारे में सोचा। उसने कहा, तुम्हें मेरी माफ़ी चाहिए ना? अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर अगर तुम नहीं कर पाए तो? यह सुनकर देविक बहुत खुश हो गया, पर उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी। उसने कहा, आहन सर, प्लीज़ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस मामले को सेटल करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आहन ने कहा, तुम इस डेजर्ट के वुल्फ को जानते हो? देविक ने कुछ सोचा और कहा,
आप द डिजर्ट वॉल्फ की बात कर रहे हैं? आहान ने कहा, हाँ, चौहान फैमिली, डिजर्ट वॉल्फ। तुम्हें तो उनके बारे में अच्छे से पता होगा ना? देविक ने नोट करके रिस्पॉन्ड किया। आहान ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम चौहान हाउस जाओ और डिजर्ट वॉल्फ की पोती दीपाक्षी को इनवाइट करो। यह सुनकर देविक ने कहा, आप डेजर्ट वुल्फ से पंगा लेना चाहते हैं? कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। वो लोग बहुत खतरनाक है। भले ही उनके सामने कोई भी हो, वो मारने से पहले सोचते नहीं हैं। इसीलिए तो आज तक उनका कोई दुश्मन नहीं है। आहान ने कहा, ये सारी बातें मैं जानता हूँ, पर मैंने तुम्हें एक काम दिया है। अगर तुम वो कर सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे कभी अपनी शकल भी मत दिखाना। माफ़ी तो बहुत दूर की बात है। देविक की बोलती बंद हो गई। वो बुरी तरह से फंस चुका था। डेजर्ट वुल्फ से कोई भी पंगा नहीं लेता था, यहाँ तक कि वर्मा फैमिली भी उनके मामले में नहीं पड़ती थी। बहुत सोचने के बाद देविक ने कहा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पर मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि यह काम हो जाएगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। आहान ने स्माइल किया और कहा, जो करना है करो, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। इसके बाद देविक वहाँ से चला गया। तब करिश्मा वहाँ आई। उसने कहा, आहान सर, ये भी महाजन फैमिली से है ना? ये आज पहली बार यहाँ आए हैं ना? आहान ने उसे देखा और कहा, तुम्हें पसंद आ गया क्या? तुम्हें इससे शादी करनी है? यह सुनकर करिश्मा ने कहा, नहीं, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं इनसे शादी क्यों करूँगी? आहान ने कहा, अच्छा, तो अगर तुम इसे जानती होती तो शादी कर लेती? करिश्मा ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जब आहान ने देखा कि करिश्मा का चेहरा शर्म से लाल हो गया तो वो हंसने लगा और करिश्मा वहाँ से भाग गई। अगले दिन आहान को पता चला कि लीना वापस चली गई क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। आहान लीना से मिलकर उसके पैर की चोट के बारे में पूछना चाहता था, पर उससे पहले ही वो जा चुकी थी। आहान पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेट कर रहा था और अपनी इंजरीज रिकवर कर रहा था। एक्यूपेंचर की वजह से वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, पर अभी भी कुछ इंटरनल इंजरीज थी जिनको रिकवर होने में इतना टाइम लग रहा था। आहान को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत शांति थी, बस करिश्मा थी जो उससे बहुत बातें करती रहती थी। मेडिटेशन के बाद आहान पेड़ के नीचे बैठा था और रिलैक्स कर रहा था। तभी करिश्मा वहाँ आई और उसने कहा, आहान सर, आपको पता है मेरे गांव में मेरी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई है, पर मेरे लिए कभी कोई रिश्ता नहीं आया। लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ क्या? आहान ने सरकास्टिकली कहा, कम बोला करो, फिर तुम्हारे घर इतने रिश्ते आएंगे कि तुम फैसला नहीं कर पाओगी कि किससे शादी करनी है। तुम्हारे पापा लड़का चूज करते करते पागल हो जाएंगे। करिश्मा ने कहा, ऐसा मत बोलो, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा पागल हो जाएं। आहान हंसने लगा और उसने मन में सोचा, कितनी भोली है, मैं इसके चुप रहने की बात कर रहा हूँ और ये पागल वाली बात लेकर बैठ गई। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब वहाँ पर एक जानी पहचानी कार आई। आहान ने करिश्मा से कहा, देखो गेस्ट आ गए हैं, जाकर चाय ले आओ। करिश्मा तुरंत घर के अंदर चली गई। कार से पहले पंकज उतरा और फिर उसने किसी बूढ़े आदमी के उतरने में मदद की। वो दोनों एक साथ आहान की तरफ आ रहे थे। आहान कहीं ना कहीं जान गया था कि वो बूढ़े आदमी कौन थे, पर आहान ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसे बस ये नहीं समझ आ रहा था कि वो वहाँ क्यों आए थे। जब वो आहान के पास पहुँचे तब उसने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम रणजीत महाजन है, महाजन फैमिली का हेड। जैसा आहान ने सोचा था वैसा ही था, वो पंकज और देविक के फादर ही थे। आहान ने पंकज की तरफ देखा और इशारे में पूछा कि ये यहाँ क्यों आए हैं, पर पंकज ने इस सवाल को इग्नोर कर दिया। अब रणजीत आहान के सामने बैठ चुके थे और करिश्मा भी चाय ले आई थी। मुद्दे की बात करने से पहले रणजीत ने कहा, क्या आप यहाँ चैन से रह रहे हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? अगर पंकज से कोई कमी हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। पंकज तुरंत उससे माफ़ी मांगेगा। आहान ने कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत आराम से रह रहा हूँ। पंकज ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। रणजीत ने कहा, अच्छा है। रणजीत जिस तरह से बात कर रहे थे आहान समझ गया था कि कोई बहुत बड़ी बात है। आहान अभी से इस मामले से पीछा छुड़वाने के बारे में सोच रहा था। वो किसी बड़े लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। रणजीत ने कहा, आहान, आपसे मिलने के अलावा मैं यहाँ पर किसी और काम से भी आया हूँ। आहान ने मन में सोचा, ऑफ कोर्स मुझे पता था। आहान रणजीत की बात डायरेक्टली टाल नहीं सकता था, इसीलिए उसने कहा, बोलिए। रणजीत ने कहा, पहले मैं इस मामले में किसी की मदद नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, पर मुझे पता चला कि देविक कुछ कर रहा है
जो आपसे रिलेटेड है। जब मैंने उससे पूछा तब उसने बताया कि आप डेजर्ट वुल्फ से डील करने के बारे में सोच रहे हैं। यह सुनकर आहन हैरान हो गया। उसे नहीं पता था कि वो डेजर्ट वुल्फ की वजह से यहाँ आए थे। आहन ने कहा, हाँ, मैंने ही देविक से कहा था। क्या आपकी भी डेजर्ट वुल्फ से कोई दुश्मनी है? जब मैंने देविक के सामने डेजर्ट वुल्फ का नाम लिया था तो वह बहुत डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे महाजन फैमिली इस वक्त डेजर्ट वुल्फ से डील करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। रणजीत ने आहन की बात से सहमत होते हुए कहा, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। महाजन फैमिली और डेजर्ट वुल्फ के बीच में कट्टर दुश्मनी है। अगर आज हम बहुत पावरफुल होते तो कब का उनसे बदला ले चुके होते। उनका नाम सुनकर भी हमारे सीने में आग लग जाती है। यह सुनकर आहन ने कहा, ऐसी दुश्मनी? किस बात को लेकर? पंकज ने गहरी सांस ली और आहन को डेजर्ट वुल्फ से दुश्मनी के बारे में बताना शुरू किया। हम डेजर्ट वुल्फ से नफरत करते हैं। 3 साल पहले उन्होंने महाजन फैमिली के पुराने हेड और उनकी पूरी फैमिली, जिसमें उनकी वाइफ और एक बेटी थी, उन्होंने जान से मार दिया था। ये सारा कांड हमारे पुराने मैंसन में हुआ था। ये सुनकर आहन की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेजर्ट वुल्फ ऐसा करेंगे। आहन ने कहा, ये डेजर्ट वुल्फ अपने आप को समझते क्या हैं? कोई भी ऐसा नहीं है क्या जो उन्हें लाइन पर ला सके? वर्मा फैमिली ने भी कुछ नहीं कहा। पंकज ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, जब तक बात वर्मा फैमिली पर ना आए तब तक वो कुछ नहीं करते हैं। उनकी भी गलती नहीं है। डेजर्ट वुल्फ ने सबके नाक में दम कर रखा है। आहन पंकज की बात समझता था। डेजर्ट वुल्फ ने अपनी ऐसी पोजीशन बना रखी थी कि कोई भी उनके अगेंस्ट जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। वो जानते थे कि अगर वो उनके अगेंस्ट गए तो उन्हें बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। वर्मा फैमिली की भी डेजर्ट में बहुत सुप्रीम पोजीशन थी, पर फिर भी उन्होंने कभी डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाने के नहीं सोचा था। इसीलिए डेजर्ट वुल्फ देखते देखते बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था। आहन ने कुछ सोचा और कहा, मैं भी डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। मेरा बेस मनाली है जो यहाँ से दूर है। प्रॉपर रिसोर्सेज के बिना किसी से भी भिड़ना बेवकूफ़ी है, और जब सामने डेजर्ट वुल्फ हो तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। रणजीत भी जानते थे कि आहन जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। डेजर्ट वुल्फ से लड़ना आसान नहीं था, पर जब उन्होंने देखा कि आहन उनसे लड़ने का मन बना रहा है तब उन्होंने भी अपना मन पक्का किया और कहा, अगर आहन डेजर्ट वुल्फ से लड़कर उन्हें मार सकते हैं तो महाजन फैमिली उनका पूरा साथ देगी। इस बीच अगर हमें कोई नुकसान हुआ तो भी हम कंप्लेन नहीं करेंगे और आपकी हर कमांड मानेंगे। यह सुनकर आहन को जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि महाजन फैमिली के हेड इतनी बड़ी बात बोल देंगे। आहन ने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जब रणजीत वहां आए थे आहन तभी समझ गया था कि कोई बहुत बड़ा बम फूटने वाला है, और ये बात बोलकर उन्होंने आहन के अंदाजे को साबित कर दिया था। वो जानता था कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसे डील करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। रणजीत ने इंसिस्ट करते हुए कहा, जितना मैं आहन रायजादा की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी जानता हूँ उनके लिए ये करना नामुमकिन भी नहीं है। भले ही रणजीत आहन की बहुत तारीफ कर रहा था, पर आहन खुद जानता था कि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। वो डायरेक्टली उन्हें मना करना चाहता था, पर वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। आहन ने इस बात को टालते हुए कहा, इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे ही नहीं ले सकता हूँ। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर क्या मैं कुछ दिनों में आपको जवाब दे सकता हूँ? यह सुनते ही दोनों समझ गए थे कि आहन बात टालने की कोशिश कर रहा था। पंकज उसे और इंसिस्ट करना चाहता था, पर रणजीत ने उसे रोक दिया। रणजीत ने कहा, ठीक है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आपका जो भी फैसला हो आप हमें बता देना। आहन ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन हाँ में हिला दी। इसके बाद रणजीत ने कहा, पंकज चलो चलते हैं। आहन को ज़्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। दोनों जैसे आए थे वैसे वापस चले गए। उनके जाने के बाद आहन को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कंधों पर बहुत भार रख दिया था। उनके जाने के बाद वहाँ पर करिश्मा आई और उसने कहा, वो महाजन परिवार के हेड थे ना, बिग बॉस रणजीत सर, कितने बूढ़े हो गए हैं यह। हमारे गांव में भी एक बहुत बूढ़ी औरत है, सब लोग उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। करिश्मा बहुत बोलती थी और कभी कभी उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल जाती थी। उसकी जुबान पर कोई फिल्टर नहीं था, पर इस वक्त आहन उसके बारे में नहीं सोच सकता था। उसने करिश्मा की तरफ देखा और पूछा, करिश्मा
अगर कोई तुम्हारे पूरे परिवार को मार दे तो तुम क्या करोगी? कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम बस अपनी स्ट्रेंथ पर ही भरोसा कर सकती हो। करिश्मा शॉक हो गई थी क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अहान कभी उससे ऐसा सवाल पूछेगा, पर अब जब अहान ने सवाल पूछा था तो वो इसके बारे में सीरियसली सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उनके साथ जब तक लड़ाई करूंगी जब तक वो मर नहीं जाते या फिर मैं नहीं मर जाती। अहान ने अगला सवाल किया, क्यों? करिश्मा ने कहा, अगर किसी ने मेरे पूरे परिवार को मारा है मतलब वो अच्छा इंसान नहीं है, वो आगे भी और लोगों को मार सकता है, इसीलिए ऐसे इंसान का मर जाना ही अच्छा है। करिश्मा की बातें सुनकर अहान स्माइल करने लगा। उसने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत स्टूपिड लड़की हो, पर ऐसा नहीं है, तुम बहुत समझदार हो। यह सुनकर करिश्मा ने कहा, देखा अहान सर, मैंने कहा था ना कि आप मुझे जितना स्टूपिड बोलते हो मैं उतनी स्टूपिड नहीं हूँ। फाइनली आप मान ही गए कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। यह देखकर अहान ने कहा, जाने दो, तुम स्टूपिड ही हो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें समझदार कह दिया। यह सुनकर करिश्मा गुस्सा हो गई और उसने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, किसी की तारीफ करने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हो। इतना कहने के बाद वो वहां से चली गई। अहान को सोचते सोचते 3 दिन हो गए। उसे डेजर्ट वुल्फ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बिना सोचे समझे अटैक भी नहीं कर सकता था। इस वक्त वो बहुत दुविधा में था। 3 दिन हो चुके थे, इसीलिए अब अहान को रणजीत और पंकज को जवाब देना भी जरूरी हो गया था। भले ही उसकी हाँ हो या ना हो, उन्हें तो बताना ही था। इसीलिए वो सोहित के साथ महाजन मैंसन पहुंच गया। वहां पर रणजीत, पंकज और एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था और आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब अहान वहां पहुंचा तब रणजीत ने उसे वेलकम किया और कहा, अहान, आप हमें बता देते, आपसे मिलने हम आ जाते। यह सुनकर अहान ने कहा, आप आए या मैं आऊं, एक ही बात है। वैसे भी आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। रणजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरा इतना ख्याल किया, उसके लिए थैंक यू। जब सब लोग बैठ गए तब कोई चाय लेकर आ गया। अहान ने चाय के कप को हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि वो बस रणजीत को देख रहा था। वो तीनों भी अहान के बोलने का इंतजार कर रहे थे। अहान ने फाइनली कहा, मैंने डेजर्ट वुल्फ से भिड़ने के बारे में बहुत वक्त तक सोचा है। अगर हमें उससे भिड़ना है तो सिर्फ हम दोनों के टीम अप होने से कुछ नहीं होगा, हमें और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा वुल्फ के अगेंस्ट जाने के लिए। जब तक हम बहुत पावरफुल नहीं हो जाते तब तक डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाना बेवकूफ़ी होगी। रणजीत अच्छे से समझते थे कि अहान क्या कहना चाह रहा था। अहान को अपनी बात डिटेल में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रणजीत ने कहा, आप डेजर्ट में ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाने के लिए मान जाएगी, और वैसे भी डेजर्ट वुल्फ के होते हुए उनसे कांटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। यह सुनकर अहान ने कहा, मैं जानता हूँ, पर हमें ये करना ही पड़ेगा। हमारे साथ जितने ज़्यादा लोग होंगे हम उतनी आसानी से डेजर्ट वुल्फ को उनकी औकात याद दिला पाएंगे। अगर हमें बिना प्लान के कुछ भी करने का सोचा तो वो हवा में तीर चलाने जैसा होगा। ये बातें सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मुझे लगता है अहान जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। भले ही कोई उनसे भिड़ना नहीं चाहता है, पर इस डेजर्ट में बहुत सारी फैमिलीज है जो उनसे नफरत करती है। डेजर्ट वुल्फ ने हर किसी को परेशान किया हुआ है। अहान ने कहा, एग्जैक्टली, अगर हम सबको अपनी साइड ले ले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम उन फैमिलीज को इन्फ्लुएंस कर सके तो फिर हम डेजर्ट वुल्फ को दबा पाएंगे। रणजीत ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर फिर भी एक प्रॉब्लम है जिसे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अहान ने पूछा, क्या? अभी हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अभी बोल दीजिए। एक बार प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो बात है अभी बोल दीजिए, क्या पता अभी कोई सॉल्यूशन मिल जाए। यह सुनकर रणजीत ने कहा, कोई भी फैमिली तुरंत आने के लिए मानेगी, हमें उन्हें मनाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर ये बात डेजर्ट वुल्फ को पता चल गई तो फिर हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो ही जाएगी, पर साथ में आपका प्लान भी चौपट हो जाएगा। अहान सोच में पड़ गया था। यह सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। जब वो इस बारे में सोच रहे थे तब उस आदमी ने कहा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमारे पास 2 रास्ते हैं जिससे इसके बारे में डेजर्ट वुल्फ को नहीं पता चलेगा। ये बात सुनकर तीनों उस आदमी की तरफ देखने लगे। अहान ने पूछा, क्या तरीका है? उस आदमी ने कहा, ये 2 तरीके बहुत सिंपल है। पहला, हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे डेजर्ट वुल्फ का सारा ध्यान उस चीज पर हो,
और उन्हें हमारे प्लान की भनक तक ना लगे। दूसरा, जब हम दूसरी फैमिलीज को अपनी साइड लेंगे तब ये बहुत सीक्रेटली करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि हम बस कैजुअली मिल रहे हैं। यह सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। ये दोनों ही बातें बहुत सिंपल थी पर बहुत काम की थी। आहान ने कहा, यह बहुत सिंपल आइडिया है पर बहुत इफेक्टिव है। यह करना पॉसिबल भी है। रणजीत ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, ठीक है फिर ऋतिक, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस आदमी का नाम ऋतिक था। उसने कहा, ठीक है। डेजर्ट वुल्फ से डील करने का प्लान तो बन गया था, पर अब जरूरत थी उन फैमिलीज को शॉर्ट लिस्ट करने की जिन्हें कन्वेंस करना था। उन्हें श्योर होना था कि सामने वाली फैमिलीज इस न्यूज को लीक ना कर दे। वो लोग काफी देर तक आपस में बात करते रहे। जब बहुत टाइम गुजर गया तब आहान ने कहा, बाकी प्लान हम बाद में करेंगे। इतना कहने के बाद उसने चाय का कप उठाया और एक बार में ही पी गया। इसके बाद उसने कहा, आप लोग यहाँ फैमिली से बात कीजिए, मैं देखता हूँ मनाली से मुझे क्या मदद मिल सकती है। यह सुनकर रणजीत ने कहा, थैंक यू आहान, हम जानते हैं आपकी मदद से हम जरूर सक्सेसफुल होएंगे। आहान ने स्माइल किया और वहाँ से चला गया। घर पहुँचने के बाद आहान ने मनाली कॉल लगाया। सामने से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, आहान ने कहा, मैं डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करना चाहता हूँ। क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? सामने से बहुत कालम आवाज़ आई, ये करना बेस्ट है। जितना आहान उस सामने वाले को जानता था उसे पता था कि वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलेंगे। वो आहान के किसी भी आइडिया को डायरेक्टली रिजेक्ट भी नहीं करते थे। आहान भी क्यूरियस हो गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसीलिए उसने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? उस आदमी ने कहा, वो डेजर्ट वुल्फ किसी वजह से है। मैं ये तो नहीं जानता कि आप दोनों के बीच में क्या दुश्मनी है, पर आपकी बात सुनकर मैं ये ज़रूर समझ गया हूँ कि आपको उनके बारे में डिटेल में नहीं पता है। आहान सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करने वाला हूँ, इसीलिए नेचुरली मुझे उनके बारे में पता है, पर जो तुम बोल रहे हो उस हिसाब से कुछ सीक्रेट है जो मैं नहीं जानता हूँ। सामने से हल्की सी हंसने की आवाज़ आई और उसने कहा, आपको यह मामला जितना सिंपल दिख रहा है ये उतना सिंपल नहीं है। आहान ने कहा, ओके। सामने से आवाज़ आई, आपको क्या लगता है वो फैमिली डेजर्ट में इतनी कम टाइम में इतनी पॉपुलर कैसे है? पहले वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। आहान ने कुछ सोचा और कहा, अपने स्टाइल की वजह से वो लोग बहुत बेदर्दी से काम करते हैं, शायद इसीलिए कोई फैमिली उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती है। उस आदमी ने कहा, नहीं, ये बस एक कारण है, पर सिर्फ इस वजह से वो इतने पॉपुलर तो नहीं हो सकते ना। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बेरहम हैं। वो डेजर्ट वुल्फ जितने फेमस तो नहीं है ना। आहान इस वक्त बहुत कंफ्यूज था। उसने कहा, क्या वजह है? उस आदमी ने कहा, सर, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई डेजर्ट में ट्रैप सेट कर सकता है? आहान कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने कहा, ट्रैप? तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो गया? कोई डेजर्ट वुल्फ की मदद से डेजर्ट में ट्रैप सेटअप क्यों करना चाहेगा? उस आदमी ने कहा, आप मुझ पर डाउट कर सकते हैं, पर मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि कोई है जो ट्रैप सेट कर रहा है। आहान ने पूछा, क्या तुम जानते हो वो कौन है? उस आदमी ने कहा, नहीं, ये मुझे नहीं पता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो मनाली की बहुत बड़ी फैमिली है। आहान लंबी सांसें लेने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना था। ये जानने के बाद कि डेजर्ट वुल्फ के साथ कोई पावर है जिसे वो नहीं जानता है, आहान को और केयरफुल रहने की ज़रूरत थी। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ फ़ोन रख दिया। इस वक्त करिश्मा आहान के रूम के बाहर खड़ी थी और उसे देख रही थी। आहान को इस तरह देखकर उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह चुपचाप वहाँ खड़ी रही। जब आहान ने उसे देखा तब उसने पूछा, क्या बात है? करिश्मा ने कहा, खाना रेडी है। आहान ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। यह सुनकर करिश्मा तुरंत वहाँ से चली गई। आहान रूम से बाहर आ गया और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा। जब वो वहाँ पहुँचा तब करिश्मा ने डाइनिंग टेबल पर सब कुछ सेट कर दिया था। आहान ने खाना देखकर कहा, आज सब कुछ इतना सिंपल क्यों है? तुमने कोई स्पेशल डिश क्यों नहीं बनाई है? यह सुनकर करिश्मा थोड़ा चिढ़ गई। उसने कहा, आपको हमेशा स्पेशल खाना क्यों चाहिए? मैंने इतनी बार आपके लिए अच्छी टेस्टी डिशेज बनाई है, पर कभी कभी मेरा भी तो सिंपल खाना बनाने का और खाने का मन करता है। आहान ने कहा, अब तुम मुझे ब्लेम करोगी? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। इतने वक्त से आहान के साथ रहते रहते करिश्मा उसे अच्छे से समझने लगी थी। वो आहान की हर बात और एक्सप्रेशन को समझ जाती थी। उसने टोंट मारते हुए कहा, ठीक है, आगे से मैं आहान सर के लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। मैं समझ गई हूँ कि मेरी गलती है।
आहन भी जानता था कि अब उससे गुस्सा होने की एक्टिंग करने का भी कोई फायदा नहीं था। उसने करिश्मा को इग्नोर किया और फिर से डेजर्ट वुल्फ के बारे में सोचने लग गया। कुछ दिनों तक आहन सोच रहा था कि उसे डेजर्ट वुल्फ की बैग के बारे में महाजन फैमिली को बताना चाहिए या नहीं। पंकज एक बार फिर से आहन से मिलने के लिए वहां पर पहुंच गया। इस वक्त आहन पेड़ के नीचे बैठा था और फ्रूट्स खा रहा था। उसे वहां बैठा देख पंकज तुरंत वहां आ गया। उसके चेहरे पर स्माइल थी और आंखों में चमक थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस प्लान के बारे में वो लोग बात कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो गया था। उसे इतना खुश देखकर आहन ने कहा, इतना खुश तो मैंने सिर्फ दूल्हे को देखा है, वो भी उसके शादी से पहले। यह सुनकर भी पंकज की खुशी कम नहीं हुई और उसने कहा, पर अब आपने मुझे भी देख लिया है। आज बहुत खुशी का मौका है और मुझे ये जाहिर करने से कोई रोक नहीं सकता है। आहन ने कहा, क्या हुआ है? कोई फैमिली हमारा साथ देने के लिए मान गई है क्या? ये बात सुनकर पंकज सरप्राइज हो गया और उसने कहा, आपको कैसे पता चला? आपको पहले ही किसी ने बता दिया क्या? आहन ने जवाब दिया, तुम्हारे जिस तरह से पर निकले हुए हैं और जितने तुम खुश हो ना, किसी को भी पता चल जाएगा। आप बताओ मुझे कि क्या हुआ है। पंकज ने कहा, हो गया, कल हमारी बात हो गई थी। आहन ने कहा, क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना, ऐसे मैं तुम्हारी बात कैसे समझ सकता हूँ। पंकज ने अपने आप को शांत किया और कहा, आहन सर, हमने डिसाइड किया था ना कि हम कुछ फैमिलीज से कांटेक्ट करेंगे ताकि हम डेजर्ट वुल्फ के खिलाफ खड़े हो सके। आहन ने कहा, तो तुम्हारी उनसे बात हो गई है? पंकज ने स्माइल किया और कहा, हमारी सिर्फ उनसे बात नहीं हुई है, बल्कि वो हमसे ज़्यादा बेचैन है डेजर्ट वुल्फ से बदला लेने के लिए। रॉय फैमिली ने कहा है कि वो हमारी पूरी मदद करेंगे, तो बस चाहते हैं कि डेजर्ट वुल्फ पर भयंकर अटैक किया जाए। यह सुनकर आहन हैरान हो गया था। उसे नहीं पता था कि डेजर्ट वुल्फ के दुश्मन हैं और वो उसके मरने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त आहन सोच रहा था कि उसे वो बात बतानी चाहिए या नहीं। जब पंकज ने देखा कि आहन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तब उसे समझ नहीं आया कि वो क्या सोच रहा था। उसने पूछा, आहन सर, सब ठीक है ना? आहन ने कहा, हाँ, सब ठीक है। उसने सोचा कि इसके बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब उन्हें एक फैमिली का सपोर्ट और मिल गया था और अब जो भी होना था वो आगे देखा जाएगा। वैसे भी पहला स्टेप तो लिया जा चुका था, अब पीछे हटना मुश्किल था। पंकज ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, रॉय फैमिली के घर में एक बड़ा ओकेजन है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आहन ने पूछा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? पंकज ने कहा, मेरे फादर यही चाहते हैं। अगर आप चलेंगे तो आप उनसे मिल पाएंगे और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पर अगर आप नहीं चलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आहन ने कुछ सोचा और कहा, अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझकर ही बोल रहे होंगे। पंकज ने कहा, ये मेरे फादर की इच्छा है, पर फाइनल फैसला तो आपका ही होगा। आहन ने कहा, तुम यहाँ पर्सनली मुझे इनवाइट करने आए हो, तो फिर मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? पंकज ने स्माइल किया और कहा, आहन सर, मैं बातें बनाकर नहीं कह रहा हूँ, पर डेजर्ट में ऐसा कोई शायद ही होगा जिसे पता नहीं होगा कि आपने मनाली में क्या किया है। अगर वो आपसे पर्सनली मिल लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आहन ने स्माइल किया और कहा, ठीक है। इसके बाद पंकज वहाँ से चला गया। पंकज ने आहन को बताया था कि रॉय फैमिली में किसी का जन्म हुआ है। आहन ने सोचा कि अगर वहाँ जाना ही है तो उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसने करिश्मा से पूछा, करिश्मा, अगर तुम्हें किसी को गिफ्ट देना हो तो तुम क्या दोगी? आहन ने करिश्मा को ओपिनियन पूछा, क्योंकि वो कुछ काम की चीज़ देना चाहता था। करिश्मा भी इस बारे में सीरियसली सोचने लगी। उसने कहा, आपको कोई अंगूठी या फिर पेंडेंट देना चाहिए जिस पर कोई स्टोन लगा हो। जब मेरी बहन पैदा हुई थी तब किसी ने उसे दिया था, मुझे वो बहुत पसंद आया था, पर मेरी मम्मी ने कहा कि मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। करिश्मा की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो ज्वेलरी आइटम लेना चाहती थी। ये देखकर आहन ने कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ तुम्हारे बर्थडे पर दिलवाऊं तो? ये सुनकर करिश्मा ने कहा, नहीं, मैं आपसे कुछ कैसे ले सकती हूँ, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आहन ने कहा, पर क्यों? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं ले सकती हो? करिश्मा ने कहा, क्योंकि अगर मैंने आपसे गिफ्ट लिया तो मुझे भी आपको गिफ्ट देना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको कोई अच्छा गिफ्ट दे सकूं। यह सुनकर आहन ने कहा, मुझे गिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। करिश्मा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपसे कोई गिफ्ट लूं और बदले में आपको कुछ ना दूं।
मेरी मम्मी कहती है यह अच्छी बात नहीं है। आहान जानता था कि करिश्मा बहुत जिद्दी है और अगर उसने एक बार कुछ ठान लिया तो फिर उसे मनाना बहुत मुश्किल है। ये सोचकर आहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिलवाऊंगा और फिर तुम भी मुझे उसी रेंज का कोई गिफ्ट दे सकती हो, ठीक है? करिश्मा ने कुछ सोचा और फिर मान गई। आहान मुस्कुराया और उसने सोचा कि करिश्मा कितनी भोली है। इसके बाद उसने कहा, अच्छा, कुछ देर बाद तुम मेरे साथ मार्केट चलना, मुझे रॉय फैमिली के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना है। ठीक है, करिश्मा ने कहा और खुशी खुशी वहां से चली गई। रॉय विला के बड़े से हॉल में फैमिली हेड दीनानाथ रॉय बैठे हुए थे। उनकी उम्र लगभग 45 साल थी। उनके पास फैमिली के कुछ और मेंबर्स भी बैठे हुए थे जो बहुत पावरफुल थे। दीनानाथ ने पूछा, तो बताओ मुझे, इस बार डेजर्ट वुल्फ से डील करने में तुम लोग कितना कॉन्फिडेंट हो? एक आदमी ने कहा, अगर महाजन फैमिली ने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। हम उन्हें हरा पाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम अपना डर तो पैदा कर पाएंगे। तभी दूसरे आदमी ने कहा, आर्यन, ऐसा नहीं होगा, तुम गलत सोच रहे हो। आर्यन ने नाराज होते हुए कहा, इसमें क्या गलत है? डेजर्ट वुल्फ हमारे दुश्मन है। उस आदमी ने कहा, आर्यन, अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा ना तो फिर आज नहीं तो कल तुम रॉय फैमिली में तूफान लाकर ही रहोगे। यह सुनकर आर्यन के पास बैठे एक लड़के ने कहा, रोशन अंकल, आर्यन क्या गलत कह रहा है? आपको याद नहीं है कि 3 साल पहले क्या हुआ था? रोशन ने कहा, मुझे अच्छे से याद है कि 3 साल पहले क्या हुआ था, पर तब की बात और अब की बात अलग है। आर्यन चिल्लाया, क्या गलत है? अगर हमें हमारी दुश्मनी का कारण याद है तो फिर हमें उनसे बदला लेना चाहिए, वो भी तब जब हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है। रोशन को लग रहा था कि आर्यन बहुत इम्प्रैक्टिकली सोच रहा है, इसीलिए उसने उससे बहस नहीं की और सीधा दीनानाथ से कहा, भाई साहब, भले ही हम महाजन फैमिली के हाथ मिलाकर डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करने वाले हैं, पर फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। हमें बिना सोचे समझे एक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो 3 साल पहले हुआ था उससे उभरने में हमें बहुत वक्त लग गया था। दीनानाथ ने आर्यन और रोशन को देखा और कहा, रोशन, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। आर्यन ने बेचैन होते हुए कहा, यह हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर हम अकेले हुए तो हम डेजर्ट वुल्फ का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको याद है ना, 3 साल पहले उन्होंने हमारे परिवार के साथ क्या किया था? आर्यन की टोन सुनकर रोशन को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आर्यन, तुम फैमिली हेड से इस तरह बात नहीं कर सकते हो। इस वक्त दीनानाथ ने वहां पर बैठी एक लड़की को देखा। वो अब तक बहुत शांत बैठी थी और उसकी सब बातें सुन रही थी। दीनानाथ ने उससे पूछा, जूही, तुम्हारा इन सब में क्या कहना है? जूही इन सब में बहुत छोटी थी। वो बहुत खूबसूरत और सिंपल लड़की थी, पर वो इस वजह से वहाँ बैठने की वजह नहीं थी। उसके वहाँ बैठने की वजह यह थी कि वो बहुत समझदार थी। जूही ने कहा, रोशन अंकल, मैं जो कहा वो बिल्कुल सही है। भले ही हमें बदला लेना है पर हमें केयरफुल रहना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि जब हमने स्टेप ले लिया है तो अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अच्छा यही होगा कि हम उसे जान से मार देंगे। आर्यन ने इरिटेट होते हुए कहा, जूही, तुम चुप रहो, तुम अभी छोटी हो। जूही ने कहा, ये बात मुझे भी पता है, पर महाजन फैमिली हमारे साथ है ना। अगर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा ना। दीनानाथ जूही की बातें सुन रहा था, इसीलिए जूही ने आगे कहा, मुझे लगता है कि महाजन फैमिली के पास कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर है। रोशन ने यह सुनकर कहा, अब तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अगर महाजन फैमिली का प्लान डेजर्ट वुल्फ को जान से मारने का है तो फिर वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। महाजन फैमिली उनसे इतनी नफरत करती है कि वो कुछ भी कर सकती है। आर्यन सबकी बातें सुन रहा था। रोशन की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, रोशन अंकल की बात मानकर हम सब लोग कहीं छुप जाते हैं और इस मामले में नहीं पड़ते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हमें केयरफुल रहने की भी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रोशन ने कहा, मैं जो कर रहा हूँ हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे भरोसे तो भले ही हम मर जाएं तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के बीच में बहुत भयंकर बहस छिड़ गई थी। जूही इस वक्त वहां पर चुपचाप बैठी थी। ये सब देखकर दीनानाथ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बस चुप रहो दोनों। यह बोलकर उन्होंने उन दोनों को याद दिलाया था कि इस फैमिली के हेड वो थे। दोनों के चुप होने के बाद उन्होंने अपने आप को शांत किया और कहा, मैं जानता हूँ सब क्या सोच रहे हैं, हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद उन्होंने रोशन को देखा और कहा, रोशन, मैं मानता हूँ तुम जो कह रहे हो परिवार की भलाई के लिए कह रहे हो, पर बिना कुर्बानी के कोई जंग नहीं जीती जा सकती है। अगर महाजन फैमिली कुछ भी कर सकती है तो रॉय फैमिली भी कुछ भी कर सकती है। यह सुनकर सब लोग शांत हो गए थे। हेड ने अपना
फाइनल फैसला सुना दिया था। लास्ट में उन्होंने कहा, महाजन फैमिली हमारे फंक्शन में आने वाली है, आगे की बात हम बाद में करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। यह सुनकर सब वहाँ से जाने लगे। तभी दीनानाथ ने जूही को रोका। जूही रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जूही तुरंत रुक गई और वो दोनों सबके जाने का इंतजार करने लगे। सबके जाने के बाद दीनानाथ ने कहा, जूही अब तुम बड़ी हो गई हो। जूही ने कहा, हाँ अंकल, मैं 24 साल की हो गई हूँ। जूही इस बात से बहुत पैनिक कर रही थी। वो जानती थी कि यह कन्वर्सेशन कहाँ जाने वाली है। दीनानाथ ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब हमारी छोटी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। जूही ने कहा, आप शायद काम में बहुत बिजी थे, इसीलिए आपको पता नहीं चला। दीनानाथ ने कहा, हाँ तुम तो जानती हो कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। वो तो तुम हो जो काफ़ी कुछ संभाल लेती हो वरना। जूही ने कहा, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही कर रहे हैं। अगर हम साथ में मिलकर काम नहीं करते तो फिर हम कभी भी उभर नहीं पाते। दीनानाथ जूही से बहुत खुश थे। उन्होंने मन में सोचा कि काश जूही लड़का होती। वो जितनी समझदार थी उतने समझदार आर्यन या कोई और नहीं था। दीनानाथ ने कहा, तुम महाजन फैमिली के छोटे बेटे को जानती हो ना, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? जूही जानती थी कि यह बात आने वाली थी। वो इस वक्त शादी नहीं करना चाहती थी और अपने काम पर फोकस करना चाहती थी, पर उसने अपने मन की बात दीनानाथ को नहीं बताई थी। उसने कहा, ठीक है, जैसा आप बोले मैं उनसे मिल लूंगी। दीनानाथ जूही को बहुत प्यार से देख रहे थे। यह देखकर जूही ने कहा, अंकल अगर आपको और बात नहीं करनी है तो फिर मैं यहाँ से जाऊँ? दीनानाथ ने कहा, हाँ तुम जाओ और आराम करो। जूही वहाँ से चली गई और उसकी आंखों में अभी से आंसू थे। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद दीनानाथ ने ही उसका ख्याल रखा था। वो उनकी बात को नहीं टाल सकती थी, इसीलिए वो दीनानाथ की बात मान गई थी। उधर आहन और करिश्मा एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच गए थे। वहां पर एक सेल्स पर्सन ने कहा, ये पेंडेंट बहुत सुंदर है, चाहे इसे आप पहने या किसी को गिफ्ट दो, ये बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। आहन ने देखा कि वो एक बहुत सुंदर पेंडेंट था जिस पर ब्लू स्टोन था और वो स्क्वायर शेप का था। उसे वो पेंडेंट देखते ही पसंद आ गया था। उसने कहा, इसे मेरे लिए पैक कर दो। सेल्स पर्सन बहुत एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। बहुत लोगों को ये पेंडेंट पसंद आया पर किसी ने भी इसे खरीदा नहीं था। आप ही हैं जिन्होंने इस पेंडेंट को पैक करने के लिए कहा है। लोगों को लगता है कि यह बहुत महंगा है। आहन स्माइल कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो सेल्स पर्सन उसके अमीर होने की तारीफ कर रही थी। तभी अचानक से करिश्मा ने कहा, आहन सर ये देखो, ये रैबिट कितना सुंदर लग रहा है। करिश्मा का हाथ उस वक्त एक पेंडेंट की तरफ था जो रैबिट शेप का था और उस पर ग्रीन जेम स्टोन लगा हुआ था। यह देखकर सेल्स पर्सन खुश हो गई और उसने कहा, सर मैं आपके लिए पैक कर दूं? मैं इस पर आपको अच्छा डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ। यह देखकर करिश्मा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रही हूँ, मैं इतनी महंगी चीज़ नहीं खरीद सकती हूँ। यह देखकर वो सेल्स पर्सन अजीब फील करने लगी। उसने देखा कि करिश्मा ने बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए थे पर आहन बहुत अमीर लग रहा था। वो जानती थी कि फाइनल फैसला आहन का ही होगा, इसीलिए वो आहन को देखने लगी, पर आहन ने भी मना कर दिया। उसने कहा, आप सिर्फ वही पेंडेंट पैक कर दो, अगर इसे पसंद नहीं है तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर वो सेल्स पर्सन डिसपॉइंट हो गई और उसने कहा, सर मैं इसे आपके लिए रख देती हूँ, अगर आपका मन बदले तो आप कभी भी इसे मेरे पास से ले जा सकते हैं। आहन ने पेमेंट की और करिश्मा के साथ वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ पर एक लेडी आई और उसने कहा, मैंने तुम्हें जो पेंडेंट रखने के लिए कहा था वो कहाँ है? सेल्स पर्सन ने कहा, मैम सॉरी, वो तो बिक चुका है। उस लेडी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, क्या बिक चुका है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे लेने वापस आऊँगी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सेल्स पर्सन ने कहा, हाँ आपने मुझे बोला था पर उस बात को अब 1 हफ्ता हो गया था, हम इतनी देर तक कोई पीस रोक कर नहीं रख सकते हैं। उस लेडी ने कहा, 1 हफ्ता हो गया था तो क्या हुआ? मुझे पैसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो क्या आप उसे किसी और को दे देंगे? उस सेल्स पर्सन को बहुत अजीब लग रहा था। आहन ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये मैटर उससे रिलेटेड नहीं था। वो बस वहाँ से चुपचाप जा रहा था। तब उस लेडी ने कहा, तुम दोनों रुक जाओ। यह सुनकर वो दोनों मुड़ गए। आहन ने रूखी आवाज़ में कहा, क्या बात है? उस लेडी ने कहा, क्या वो पेंडेंट तुमने खरीदा है? आहन ने कहा, कौन सा पेंडेंट? उस लेडी ने कहा, वही पेंडेंट जो स्क्वायर शेप का था और उस पर ब्लू जेम स्टोन लगा हुआ था। आहन ने सेल्स पर्सन की तरफ देखा। वो बहुत एम्बैरेस हो गई थी। आहन ने उसे इग्नोर किया और उस लेडी से कहा, हाँ वो पेंडेंट मैंने खरीदा है,
यह सुनकर उस लेडी ने कहा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ, तुम वो पेंडेंट मुझे दे दो। मैं तुम्हें 2000 एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूँ। आहान ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें 2000 के लिए मेरा पसंद किया हुआ आइटम दे दूंगा? समझते क्या हो तुम अपने आप को? यह सुनकर उस लेडी ने कहा, ज़्यादा मत बनो, मैं तुम्हें 5000 देने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। चुपचाप वो पेंडेंट मुझे दे दो। तुम जैसों के मुंह लगने का शौक नहीं है मुझे। ज़्यादा नाटक किया तो तुमसे डील करने के लिए मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। यह सुनकर आहान ने कहा, एक काम करो, जिसे बुलाना है बुला लो। वैसे भी मैं तुम जैसे लोगों के मुंह लगकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। इडियट, आहान ने कहा और वहां से जाने लगा। पर वो लेडी भागकर उनके सामने आ गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा, वो जोर से चिल्लाने लगी और आहान को एक लेडी को धक्का देने के लिए फ्रेम करने लगी। उसने कहा, इसने एक लेडी को धक्का मारा है, ये कैसी हरकत है? क्या कोई किसी लेडी को इस तरह ट्रीट करता है? उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बहुत सारे राह चलते लोग रुक गए थे। अपने पर झूठे इल्जाम लगते देख आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। सब लोग उसकी ही तरफ देख रहे थे। कुछ लोग तो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। यह देखकर तो आहान को और भी गुस्सा आ रहा था। उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख करिश्मा ने आहान का शर्ट कसकर पकड़ लिया था। आहान ने उसकी तरफ देखा और मन में सोचा, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। ये औरत है, इसलिए मैं इस पर हाथ तो उठा नहीं सकता हूँ, और ये लोग मुझ पर अटैक करेंगे तो फालतू का ड्रामा हो जाएगा। इसके बाद उसने करिश्मा का हाथ पकड़ा और कहा, करिश्मा, यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलने के बाद दोनों वहाँ से भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद करिश्मा बहुत थक गई थी, इसीलिए उसने आहान को रोका और कहा, सर, मैं और नहीं भाग सकती। करिश्मा बुरी तरह से हाफ रही थी। आहान ने कहा, तुम इतनी वीक क्यों हो? करिश्मा ने कहा, मैं लड़की हूँ, आपके जितनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है मुझ में। करिश्मा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। आहान ने करिश्मा की तरफ देखा और कहा, पर तुम एक ऑर्डिनरी लड़की तो नहीं लगती हो। यह सुनकर करिश्मा ने कहा, ऑर्डिनरी नहीं लगती हूँ, मुझे तो मैं हमेशा से बहुत सिंपल लड़की लगती हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि आहान क्या कहना चाह रहा था। आहान ने कहा, तुम ऑर्डिनरी कैसे हो सकती हो? तुम तो बोलते बोलते आहान रुक गया। करिश्मा आहान को घूर रही थी और उसके बात पूरे करने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, मैं तो क्या? आहान ने कहा, तुम कितना बोलती हो, बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की हो तुम। यह सुनकर करिश्मा नाराज हो गई और उसने आहान से बात नहीं की। वो आहान का नेचर जानती थी और आसानी से उसके मजाक से नाराज नहीं होती थी, पर इस वक्त वो गुस्सा हो गई थी। उसे ऐसे देखकर आहान ने कहा, सॉरी करिश्मा, तुम अपने आहान सर को माफ़ नहीं करोगी? करिश्मा ने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी पीछे से आवाज आई, ए रुक जाओ तुम दोनों। वो भागते भागते उनके पीछे आ गई थी और बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसे अपने पास आता देख करिश्मा ने कहा, मैं और नहीं भाग सकती हूँ। आहान ने उसकी तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया और भागने लगा। उसे ये बात अच्छी तो नहीं लगी, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। आहान की स्पीड अच्छी थी, इसीलिए वो भागते भागते काफ़ी दूर आ गए थे। इसीलिए वो लेडी बहुत पीछे रह गई थी। करिश्मा ने कहा, मुझे नीचे उतारिए। उसने देखा कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। आहान ने स्माइल किया और कहा, पहले बताओ, तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं? करिश्मा छोटे गांव से थी, इसीलिए उसे लोगों से बहुत शर्म आ रही थी। वो बस आहान को उसे नीचे उतारने के लिए बोल रही थी, पर वो आहान मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे जिद करते देख आहान ने कहा, अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। यह सुनकर करिश्मा ने कहा, अच्छा, आप पहले मुझे नीचे उतारिए। आहान ने पूछा, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? करिश्मा ने कहा, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, बहुत लोग देख रहे हैं। आहान ने कहा, तो क्या हुआ, देखने दो। अब करिश्मा के पास कोई और उपाय नहीं बचा था, तो उसने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। यह सही नहीं है, मैं पक्का आपसे अब नाराज़ नहीं होंगी। जब करिश्मा ने ये बात बोली तब आहान ने उसे नीचे उतार दिया था। नीचे उतरते ही करिश्मा ने आहान से मुंह फेर लिया था। आहान ने कहा, तुम अपनी बात से मुकर रही हो। करिश्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बस स्टैंड की तरफ जाने लगी। आहान ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे जा रहा था। दोनों बस में बैठे और उन्होंने काफ़ी देर तक आपस में बात नहीं की। कुछ देर बाद उनका स्टॉप आ गया और दोनों बस से उतर गए। यहाँ से घर तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था, इसीलिए उन्हें वहाँ से चलकर ही जाना था। जब वो स्टॉप पर उतरे तब करिश्मा को अपना गांव नजर आया। वो आहान को अपने घर ले जाना चाहती थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, आहान सर, अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी। आहान ने कहा, सच में? करिश्मा ने कहा, हाँ। आहान ने कहा, मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छी हो। इसके बाद करिश्मा ने कहा,
आहान सर, वो सामने जो गली जा रही है वहाँ पर मेरा गांव है, आप मेरे घर चलेंगे? आहान ने उस डायरेक्शन में देखा और कहा, पर मैं बिना गिफ्ट लिए गया तो ये अच्छी बात नहीं है ना। करिश्मा ने कहा, आप उसके बारे में मत सोचो, आप बिना गिफ्ट के मेरे साथ चलो। आहान ने कहा, ठीक है फिर चलते हैं, मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर करिश्मा बहुत खुश हो गई और उसने आहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने गांव की तरफ ले गई। वहां पर चौक में कुछ लोग बैठे थे और ताश खेल रहे थे। उनमें से जैसे ही किसी एक ने करिश्मा को देखा वो चिल्लाने लगा, अरे देखो करिश्मा आ गई। करिश्मा ने भी सबको हंसकर ग्रीट किया और आहान का इंट्रोडक्शन करवाया। इसके बाद वो दोनों करिश्मा के घर पहुंचे। घर के बाहर एक लड़की थी जो करिश्मा से थोड़ी छोटी थी। करिश्मा को देखते ही वो चिल्लाई, करिश्मा दीदी। वो भागकर करिश्मा के गले लग गई। आहान समझ गया था कि वो उसकी छोटी बहन है जिसके बारे में उसने उसे बताया था। करिश्मा ने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? उस लड़की ने कहा, मम्मी पापा खेत गए हैं, अभी बस आते ही होंगे। ये बोलते बोलते उसने आहान को देखा पर बिना कुछ बोले करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। आहान भी उनके पीछे पीछे चला गया। आहान ने देखा कि उसका घर काफी बड़ा था। पीछे एक गार्डन था जिसमें फ्रूट्स और सब्जियां लगे हुए थे। आहान ने जितना सोचा था वो उतने गरीब नहीं थे। उनका घर सजा हुआ था और फर्नीचर भी काफी अच्छा था। आहान समझ नहीं पा रहा था कि फिर करिश्मा को हमेशा पैसों से इतना मतलब क्यों था। जब करिश्मा उसके पास आकर बैठी तब उसने कहा, तुम अपनी बहन से बात कर लो, मैं ठीक हूँ। करिश्मा ने कहा, उसे आप बहुत स्मार्ट लगे इसीलिए वो आपके सामने नहीं आ रही है। ये सुनकर आहान हंसने लगा। कुछ देर बाद करिश्मा के पेरेंट्स भी आ गए। वो आहान को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी अच्छे से खातिरदारी की। रात का खाना खाने के बाद वो लोग वहां से चले गए। रास्ते में आहान ने कहा, सब लोग तुम्हें इतना मिस करते हैं तो तुम हफ्ते में एक दिन छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? वैसे भी तुम्हारा घर तो पास में ही है। करिश्मा ने कहा, नहीं, मैंने पंकज सर से वादा किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगी, इसीलिए मैं आपको छोड़कर घर नहीं आ सकती हूँ। वो जानता था कि करिश्मा बहुत जिद्दी थी, इसीलिए उसने आगे उसे समझाने की कोशिश नहीं की थी। 2 दिन बाद रॉय फैमिली के फंक्शन का दिन आ गया था। महाजन फैमिली से पंकज, देविक और ऋतिक आए थे। उनके साथ आहान भी था। उन्हें आता देख रॉय फैमिली पर्सनली उन्हें रिसीव करने आई थी। सबने एक दूसरे को बहुत अच्छे से ग्रीट किया था। कुछ देर बाद रॉय फैमिली उन्हें एक दूसरे रूम में ले आई। ये रूम ज़्यादा शांत था। आर्यन वहाँ उनके साथ था और कुछ देर बाद दीनानाथ भी वहाँ पर आ गया था। उनके साथ जूही भी आई थी। दीनानाथ को देखकर पंकज खड़ा हो गया और उसने कहा, मिस्टर रॉय कैसे हैं आप? इतने वक्त बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों ने बहुत जेंटली एक दूसरे को हक किया। दीनानाथ ने कहा, सच में बहुत वक्त बाद मिले हैं हम। दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते थे। दीनानाथ ने पंकज के साथ और लोगों को देखा तब उसने पूछा, इनका इंट्रोडक्शन? पंकज ने कहा, ये मेरा छोटा भाई देविक है और ये है ऋतिक। दीनानाथ ने आहान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और ये कौन है? पंकज ने कहा, आप गेस कीजिए। ये महाजन फैमिली का हिस्सा नहीं है पर यह प्लान इन्हीं का है। दीनानाथ ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है पर ये उम्र में बहुत छोटे लग रहे हैं। देविक ने कहा, मिस्टर रॉय कोशिश कीजिए, ये मनाली से है और बहुत पावरफुल है। दीनानाथ इस वक्त बहुत क्यूरियस हो रहे थे। वो जितना आहान को देख रहे थे उतना ज़्यादा सरप्राइज हो रहे थे। उन्होंने बहुत सोचने के बाद कहा, कहीं ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, मनाली के यंगेस्ट मास्टर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, पर वो यहाँ क्यों आए हैं? पंकज हंसा और उसने कहा, लगता है आप इन्हें पहचान गए हैं। आहान सर और डेजर्ट वुल्फ के बीच में कोई दुश्मनी है इसीलिए वो यहाँ है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी यहाँ बैठकर डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट प्लान नहीं कर रहे होते। दीनानाथ ने कहा, इसका मतलब सारा प्लान इनका है और महाजन फैमिली प्लान का एक हिस्सा है। पंकज ने सहमति में गर्दन हिला दी। तभी आहान ने कहा, मिस्टर रॉय ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी हम उस डेजर्ट वुल्फ को यहाँ से हटा सकते हैं। हम सब इसमें साथ हैं। एक तो दीनानाथ खुश थे कि वो आहान रायजादा है, ऊपर से जब उन्होंने देखा कि वो कितना मोडेस्ट है तब वो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने कहा, अगर मिस्टर आहान रायजादा हमारे साथ है तो हमारी जीत फाइनल है। सब लोग बहुत एक्साइटेड और खुश थे। बस जूही के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो शायद आहान को अच्छे से नहीं जानती थी। सबको ऐसे देखकर पंकज ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, भले ही आहान सर हमारे साथ है पर उनका बेस मनाली में है। अगर हमें डेजर्ट वुल्फ को हराना है तो हमें अपना बेस्ट देना ही होगा।
दीनानाथ भी इस बात को सुनकर सीरियस हो गए थे और उन्होंने कहा, हाँ, ये मैटर हमारा है और आहन की मदद मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी हम केयरलेस नहीं हो सकते हैं। पंकज ने फर्म टोन में कहा, अगर रॉय फैमिली हमारा साथ देने के लिए तैयार है तो फिर मैं भी उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हम डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करने वाले हैं, पर अगर हम उसे मारने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। हमें उम्मीद है कि रॉय फैमिली पहले ही तैयार रहे। दीनानाथ और जूही ये बात सुनकर सरप्राइज हो गए थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। दीनानाथ ने कुछ सोचा और कहा, हमें महाजन फैमिली पर पूरा भरोसा है, पर अगर ये बात वो अपनी बात पूरी तरह बोल पाते इससे पहले ही जूही ने कहा, अंकल, हमारे पास और क्या ऑप्शन है? डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाने के बाद या तो हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। मिड सेटलमेंट होना तो पॉसिबल नहीं है, और अगर हम हार गए तो फिर क्या वो हमें आसानी से छोड़ देंगे? हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान और करिश्मा वहाँ से भाग जाते हैं। करिश्मा अहान से नाराज़ हो जाती है, पर उसके बहुत मनाने के बाद वो मान जाती है। अहान करिश्मा के घर जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स अहान की बहुत खातिरदारी करते हैं। कुछ दिनों बाद रॉयल फैमिली के फंक्शन का भी दिन आ जाता है। रॉय फैमिली ने उसका बहुत प्यार से वेलकम किया। दोनों ग्रुप्स आगे प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। दीनानाथ थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। तब जूही अपनी बात कहती है। जूही की बात सुनकर सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर दीनानाथ ने अपना फैसला बदल दिया था। अब दीनानाथ ने कहा, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। हमारे थॉट्स में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारी सोच भी महाजन फैमिली जैसी ही है और हम आपके साथ हैं। ये सुनकर वो लोग रिलैक्स हो गए थे। बस एक अहान था जो जूही को लेकर बहुत क्यूरियस था। अगर जूही ने बीच में नहीं बोला होता तो शायद दीनानाथ बैकआउट कर लेते। उनका एंड तक साथ होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर कोई एक भी क्रिटिकल मोमेंट पर बैकआउट करने के बारे में सोचता तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अब दोनों साइड से एक दूसरे को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी। दीनानाथ ने कहा, अब हम एक दूसरे के थॉट्स को अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे को लेकर कॉन्फिडेंट भी हैं, तो फिर अब हम पार्टी में चलते हैं। बाकी सब बाद में डिसाइड कर लेंगे। पंकज ने सहमति जता दी और फिर कहा, मेरे लिए रॉय फैमिली क्या सोचती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जब मैं ये जान गया हूँ तो मैं डैड से बात कर सकता हूँ। दीनानाथ मुस्कुराए और फिर उन्होंने दैविक की तरफ देखा और कहा, ये महाजन फैमिली के छोटे बेटे हैं ना? मैंने नहीं सोचा था कि ये इतने यंग और टैलेंटेड होंगे। जैसे ही दैविक ने सुना कि वहाँ उसकी बात हो रही है, उसने कहा, थैंक यू मिस्टर रॉय, आप बहुत अच्छे हैं। दीनानाथ ने कहा, मैं ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आपका नाम पूरे जैसलमेर सिटी में बहुत फेमस है। जब भी आपका नाम आता है तो सब आपकी तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि अगर वर्मा फैमिली आपका नाम सुन ले तो वो भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। दैविक ने कहा, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इस वक्त दीनानाथ ने जूही को देखा और कहा, जूही, तुम्हें दैविक से सीखना चाहिए। तुम भी रॉय फैमिली के बिजनेस की इंचार्ज हो। अगर तुम कुछ सीख पाओ तो ये तुम्हारे लिए और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर सब जानते थे कि दीनानाथ क्या सोच रहे हैं। ये बात बहुत ऑब्वियस थी कि वो दैविक और जूही के बीच रिश्ता करवाना चाहते थे। जूही ने स्माइल किया और बहुत प्यार से कहा, हाँ अंकल, मैंने ही दैविक के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं उन्हें बहुत एडमायर भी करती हूँ। अगर मैं उनसे कुछ सीख पाई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जूही बहुत सुंदर और एलिगेंट थी। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो उसे इग्नोर करने के बारे में सोचेगा। दैविक ने भी तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई दूसरे इंसान से बहुत कुछ सीखता है। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तब किसी ने बाहर से नॉक किया और उन्हें पार्टी में बुला रहा था। दीनानाथ ने कहा, सॉरी, मैं आप लोगों को और एंटरटेन नहीं कर सकता, मुझे पार्टी हॉल में जाना होगा। अब हमारी बातें और डिस्कशन तो होते रहेंगे। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगे, पर जाने से पहले उन्होंने जूही से कहा, जूही, दैविक के साथ रहना और उन्हें जानने समझने की कोशिश करना। जब दीनानाथ वहां से चले गए थे तो बाकी सब भी वहां से चले गए थे। अहान भी गार्डन में एक जगह देखकर बैठ गया। उसे ऐसी पार्टीज में इतना इंटरेस्ट नहीं था। कुछ देर बाद अहान ने देखा कि वहां कोई आ रहा था। उसने ध्यान से देखा तो जूही उसकी तरफ बढ़ रही थी। जब वो वहां आ गई तब अहान ने पूछा, मिस जूही, आप यहाँ कैसे?
आपको तो दैविक के साथ होना चाहिए ना, वो कहाँ है? अहान जानता था कि सब पार्टी में बिजी थे, इसलिए अगर जूही वहां आई थी तो उसे ढूंढते हुए ही आई थी। जूही ने अपनी ड्रेस संभाली और अहान के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। जूही ने कहा, मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ, और जब मैं आपको अहान बुलाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे सिर्फ जूही बुलाएं। अहान ने कहा, पर आप यहाँ आई क्यों हैं? आपको तो दैविक के साथ होना चाहिए और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना। जूही ने कहा, मुझ में किस में इंटरेस्ट दिखाना है वो मैं डिसाइड कर लूंगी। इतना कहने के बाद जूही ने आंख मारी और मुस्कुराने लगी। ये देखकर अहान हैरान हो गया और उसने कहा, तो अंदर क्या आप दिखावा कर रही थी? जूही ने कहा, कभी कभी अपनों को खुश करने के लिए दिखावा करना भी जरूरी है, और मेरे लिए उन्हें कैसे हक रखना जरूरी है, इसलिए दिखावा करना भी जरूरी है। जूही इस वक्त बहुत मायूस थी और उसका चेहरा उतर गया था। ये देखकर अहान ने कहा, आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हैं? जूही ने कहा, अहान, मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, पर मैंने अंकल से आपके बारे में बहुत सुना है। उनकी बातों से मैं अंदाजा नहीं लगा पाई और आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। ये सुनकर अहान सीधा बैठ गया और उसने पूछा, आपको क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? जूही ने भी अपना पोस्टर सीधा कर लिया था और उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही ऐसे इंसान हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर अहान हैरान हो गया था। उसे ऐसे देखकर जूही ने कहा, आप ये सोच रहे हैं ना कि कैसी लड़की है, पहली बार मिली है और मदद मांग रही है। आप मुझे पागल तो नहीं समझ रहे हैं ना? अहान यही सोच रहा था। जूही बहुत सुंदर थी, पर अहान हर सुंदर लड़की की मदद तो नहीं कर सकता था ना। जब अहान ने कुछ नहीं बोला तब जूही ने कहा, आप चाहे तो मुझे मना भी कर सकते हैं। अहान ने रूखी आवाज में कहा, फिर मैं आपको मना कर रहा हूँ। ये सुनकर जूही ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, कम से कम पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, हो सकता है ये आपके लिए एक अच्छी डील हो। ये सुनकर अहान ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जितना मैं जानता हूँ, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं रॉय फैमिली के अगेंस्ट जाऊंगा। हो सकता है महाजन फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़े, और इस वक्त मुझे दोनों की ही बहुत जरूरत है। इन दो फैमिलीज के साथ की वजह से ही मैं डेजर्ट वुल्फ को हरा सकता हूँ। जूही अहान की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, नॉट बैड, पर अहान अपनी आधी बात सही कही है। अब अहान भी बहुत क्यूरियस हो गया था। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं जानना चाहूंगा कि मैंने क्या गलत कह दिया है। जूही ने गहरी सांस ली और कहा, बात मेरी और दैविक से रिलेटेड है। आप तो जानते ही होंगे कि मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। अहान ने कहा, वो तो उनके चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ था। इसके बाद जूही ने कहा, और आपको लगता है कि अगर आपने इस मामले में मेरी मदद की तो फिर दोनों फैमिलीज आपके अगेंस्ट हो जाएंगी? अहान ने कहा, पर अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो दोनों फैमिलीज आपकी तरफ ज्यादा लॉयल हो जाएंगी तो? जूही ने कहा। अहान को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा, अगर मिस्टर दीनानाथ चाहते हैं कि तुम्हारी शादी दैविक से हो जाए तो फिर उसके पीछे कुछ तो कारण जरूर होगा। अगर मैं बीच में आया तो उनका प्लान खराब हो जाएगा। जब तक तुम मना नहीं करोगी तब तक तुम्हें कैसे कोई फायदा होगा? जूही ने पूछा। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको कैसी लगती हूँ? अहान उसे देखने लगा। वो बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल थी। उसे कोई एक बार देखे तो दोबारा देखने के लिए जरूर मुड़ेगा। अहान ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं। जूही ने कहा, सुंदर के अलावा कोई और वर्ड्स नहीं है क्या आपके पास? अहान ने कहा, आप समझ गई ना, वर्ड्स उतने जरूरी नहीं है जितना सामने वाले को बात समझाना जरूरी है। जूही ने कहा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अहान ने कहा, आपने मुझे सवाल की वजह नहीं बताई है। आपने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? जूही ने कहा, मेरे कहने का मतलब सिंपल है। अगर आप चाहें और अगर मैं आपको पसंद हूँ तो फिर मैं आपकी इस डेजर्ट में सबसे लॉयल पार्टनर बन सकती हूँ। अहान ने सुनकर सबसे पहले अपने आप को शांत किया। अगर वो जूही के कहने के हिसाब से करता तो फिर उसका किसी फैमिली से कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता था, पर उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए उसने कहा, आपको क्या लगता है कि मेरे पास सुंदर लड़कियों की कमी है? जूही ने कहा, मैं मानती हूँ कि आपके पास बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी, पर यहाँ तो मैं हूं ना, मैं आपकी हर फील्ड में अच्छी मदद कर सकती हूँ। अहान मना करना चाहता था पर वो स्ट्रगल कर रहा था, जैसे उसने उन आंखों को पहले देखा हुआ था। उसे देखकर अहान को शनाया याद आई। आज तक उसने उसका हर फील्ड में साथ दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान लूंगा?
अहान के दिमाग में तो ये चल रहा था, पर उसने ये बोला नहीं, बल्कि उसने कहा, तुम अपने आप को प्रूव कैसे करोगी? ये सुनकर जूही समझ गई थी कि उसका आधा काम हो गया था। अहान कन्विंस हो रहा था। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आपको उन सारी फैमिलीज का साथ चाहिए जो डेजर्ट वुल्फ से बदला लेना चाहती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जूही जो कह रही थी वो सच था, पर फिर भी अहान ने कहा, मैं इसके बारे में इतना सोचता नहीं। अब मेरे पास महाजन फैमिली और रॉय फैमिली का साथ है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ये सुनकर जूही ने कहा, आप गलत सोच रहे हैं। रॉय फैमिली डेजर्ट वुल्फ के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ये सुनकर अहान हैरान हो गया और उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? जूही जानती थी कि उसने अहान को बहुत क्यूरियस कर दिया था। उसने कहा, अहान, चीजें जितनी सिंपल दिख रही हैं ना, उतनी सिंपल है नहीं। हर तरफ कॉम्प्लिकेशंस है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कैसे देखते हैं। अहान ने कुछ सोचा और कहा, आपको लगता है कि आगे जाकर इसमें प्रॉब्लम आएगी? जूही ने कहा, आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपको एक बार स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने की जरूरत है। गया तो फिर डेजर्ट वुल्फ के पास भागने के लिए जगह नहीं होगी। पर वो बेस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये आपको भी नहीं पता है। अहान जूही की सारी बातें समझ रहा था, पर उसके भी अपने डाउट्स थे। जब दोनों आपस में बात कर रहे थे तब वहां किसी की आवाज आई, जूही, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जब उन्होंने आवाज की डायरेक्शन में देखा तब दैविक वहां था। अहान को वहां देखकर दैविक ने कहा, अहान सर, आप भी यहाँ हैं? दैविक को डाउट हो रहा था। अहान ने कुछ नहीं कहा, पर जूही ने स्माइल किया और कहा, मैं यहाँ से जा रही थी, तब ये मुझे अकेले बैठे नजर आए। मैं इनके बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए इनसे बात करने यहाँ पर आ गई। दैविक के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, पर ऑब्वियसली वो उन्हें पूछ नहीं सकता था। दैविक जूही से क्या कहेगा? अहान को नजर आ रहा था कि दैविक को जलन हो रही थी, इसलिए उसने कहा, आप दोनों आपस में बात करो, मैं चलता हूँ। अहान उन दोनों के मामले में नहीं पड़ना चाहता था। जैसे ही अहान वहां से जाने लगा, जूही ने उसे आंख मारी, जैसे वो उसे बता रही हो कि आगे की बात वो बाद में पूरी करेंगे। इसके वहां से जाने के बाद दैविक ने कहा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे लगा आप मुझसे परेशान हो गई हैं और मुझसे दूर भागना चाहती हैं। जूही हंसी और उसने कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकल ने मेरे सामने आपकी इतनी तारीफ की है और आप इतने हैंडसम भी हैं, मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? ये बात सुनकर दैविक बहुत खुश हो गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? अहान, जो अब वापस पार्टी हॉल में आ गया था, इधर उधर देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ काफी लोग आए थे और वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। अहान ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सब लोग आगे की टेबल्स पर बैठे थे और कुछ पीछे की चेयर्स खाली थी, जिनमें से एक पर अहान जाकर बैठ गया। जब आर्यन ने ये देखा तब वो सरप्राइज हो गया और अहान के पास आकर बोला, अहान सर, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आगे चलिए। अहान ने कैजुअली कहा, नहीं, मुझे इतने शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ, आप एंजॉय कीजिए। अहान अपनी वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आर्यन ने कहा, मुझे लगा आपको शोर शराबा और पार्टी करना बहुत पसंद होगा। ये सुनकर अहान ने कहा, मैं आपको ऐसा लगता हूँ? आर्यन ने कहा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, आप प्लीज इसे दिल से मत लगाइए। ओह हाँ, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अहान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। अहान ने जब उसे देखा तब वो समझ गया था कि वो कुछ जरूरी बात करना चाहता है। इतना कहने के बाद अहान खड़ा हो गया और आर्यन के साथ जाने लगा। चलते चलते अहान ने पूछा, वैसे आपको मुझसे क्या बात करनी है? आर्यन ने कहा, ये बात रॉय फैमिली से रिलेटेड है। अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई तो फिर शायद हमारा प्लान अफेक्ट हो सकता है। ये सुनकर अहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आपको पहले इसे महाजन फैमिली के साथ नहीं डिस्कस करना चाहिए। आर्यन ने कुछ पल सोचा और कहा, दरअसल मैं महाजन फैमिली पर भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे जो बात करनी है आपसे ही करनी है। मैं बाद में किसी प्रॉब्लम का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन इतना घबराया हुआ क्यों था। अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसकी वजह से इतना घबराना पड़े। पर फिर अहान ने सोचा कि डेजर्ट वुल्फ से भिड़ने का फैसला बहुत बड़ा है, इसलिए आर्यन को घबराहट हो रही है। अहान ने कुछ नहीं कहा, बस वो आर्यन के पीछे चल रहा था। वो लोग पहले विला में पहुंचे जहां पर बहुत शांति थी। अहान ने कहा, अब यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। आर्यन ने कहा, कर सकते हैं, पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, हम वहां जाकर ही बात करेंगे।
आहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? आर्यन ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि कहा, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, मेरे साथ चलते रहिए। आहान अब बहुत डाउटफुल हो रहा था, पर उसने सोचा कि आर्यन उसका रॉय हाउस में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर वहां पर उसे कुछ भी हुआ तो सबसे पहला शक फैमिली मेंबर्स पर ही जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक स्टडी रूम में पहुंचे। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे वहां क्यों लाया था। आहान को समझने की कोशिश कर रहा था, पर आर्यन उसे कुछ नहीं बता रहा था। आर्यन एक बुक शेल्फ के पास गया और उसने एक बुक निकाली। जैसे ही उसने वो बुक निकाली, एक सीक्रेट पैसेज खुल गया। ये सब देखकर वो हैरान हो गया था। जब उसने झांक कर देखा तब उसे नीचे जाने का रास्ता नजर आया, पर वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। आहान ने पूछा, ये क्या है? आर्यन ने कहा, ये रॉय फैमिली का सीक्रेट रास्ता है, जहां पर क्राइसिस के टाइम हम छुप जाते हैं। जब से वो हादसा हुआ है तब से सबके मन में डर बैठा हुआ है, इसलिए हमने ये चैम्बर बनवा लिया। इतना कहने के बाद आर्यन ने आहान को देखा और कहा, आहान सर, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, पर यह सीक्रेट रहना चाहिए। फैमिली में बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमें बताया नहीं। आप भी इसके बारे में किसी को मत बताना। आहान को इस बात को सीक्रेट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जब आर्यन को भरोसा हो गया तब वो आहान को नीचे लेकर गया। सामने बहुत अंधेरा था, पर फिर भी सीढ़ियों के अंदाजे से नीचे जाया जा सकता था। वो दोनों बहुत ध्यान से जा रहे थे। जैसे जैसे सीढ़ियां जा रही थी वैसे वैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे। बीच में उन्होंने एक बार डायरेक्शन भी चेंज की थी। 3-4 मिनट चलने के बाद वो बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा था। ये दरवाजा बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोहे से बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक हादसे के बाद रॉय फैमिली बहुत डरी हुई थी। आर्यन ने दरवाजे की चाबी निकाली और उसने लॉक खोला। उसने एक बार फिर आहान को देखा, क्योंकि उसके मन में अभी भी डाउट था। पर जब आहान के चेहरे पर कुछ खास रिएक्शन नहीं था, तब वो रिलैक्स हो गया। दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुला था। उसे खोलने की एक अलग तकनीक थी जो सिर्फ रॉय फैमिली के मेंबर्स को पता थी। आर्यन ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ उन लोगों से खुल सकता है जिन्होंने इसके मैकेनिज्म को ढंग से समझा हो। इस बात पर भी आहान का कोई रिएक्शन नहीं था। वो बस आर्यन को फॉलो कर रहा था। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर एक लैंप था जिसे आर्यन से सबसे पहले ऑन किया था। उसने देखा कि वहां पर खाने पीने का सामान था, टीवी था और भी जरूरत की सारी चीजें थी। वहां पर कोई भी इंसान कुछ दिनों तक आसानी से रह सकता था। वहां पर पानी और खाने पीने का सामान भी था। इसके अलावा वहां पर जितना भी सामान था उतने में 10-12 लोग 1 महीना सब आराम से रह सकते थे। आर्यन ने कहा, आहान सर, आप यहाँ पर वेट कीजिए, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। आहान ने कहा, ठीक है, और वहां पर रखे सोफे पर बैठ गया। वहां पर कुछ नॉवेल पड़ी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने एक बुक उठाई और उसने पढ़ने लगा। जब 3-4 पेजेस पढ़ने के बाद भी आर्यन वहां पर नहीं आया, तब आहान को डाउट होने लगा। उसने 3-4 बार आवाज लगाई, आर्यन, आर्यन, पर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। तब आहान घबरा गया और उसे बेचैनी होने लगी। वो सोफे पर से उठा और वापस उस रास्ते जाने लगा जहां से आर्यन उसे लाया था। जब वो वहां से जा रहा था तब उसने देखा कि वहां सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। उसे आर्यन की परछाई नजर आ रही थी, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे भागा। जब वो एंट्रेंस की तरफ गया तब उसे एहसास हुआ कि वो बड़ा सा लोहे का दरवाजा बंद हो गया था। आहान बहुत गुस्से में था और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने ऐसा क्यों किया था। आहान भले ही कितना ही क्यों ना सोच लेता, उसके आर्यन के इस कदम के पीछे का मकसद कभी समझ नहीं आ सकता था। उसके लिए उसे बाहर निकल कर आर्यन से ही पूछना पड़ेगा। आहान ने उस दरवाजे को देखा। वहां पर कोई की होल नहीं था, वो बिल्कुल प्लेन था। आहान को शक था कि वहां से निकलने का कुछ रास्ता भी था, क्योंकि अगर वो वहां से निकलता तो आर्यन को जरूर पता चल जाता। आहान उस सीक्रेट दरवाजे को ढूंढने लगा। वो इधर उधर देख रहा था, पर वहां पर कुछ भी नहीं था। वो दीवार बजा कर देख रहा था कि शायद उसे कोई क्लू मिल जाए, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा था। आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वहां जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसे फेंकने लगा। जब वो थक गया तब वो सोफे पर बैठा और उसने पानी निकलने के लिए फ्रिज खोला, पर उसने देखा कि वहां पर ना पानी था और ना ही फ्रिज था। खाने पीने का सारा सामान एक इल्यूजन था। आहान बेचैन हो गया। उसने मन में सोचा, अगर कोई मुझे ढूंढ नहीं पाया
तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। वो जब ये सोच रहा था तब अचानक से लाइट्स भी बंद हो गईं। अब वहां पर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। वहां बहुत सन्नाटा था। अहान अब बस सोफे पर बैठ गया था। वो जानता था कि बेचैन होने का कोई फायदा नहीं है। अब जो होना था सब भगवान पर डिपेंड करता था। अगर कोई वक्त रहते उसे बचाने आ गया तो वो बच जाएगा, वरना वो वहीं अपना दम तोड़ देगा। उधर आर्यन फिर से पार्टी में पहुंच चुका था। सब लोग अभी भी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वो रॉय फैमिली के पास ऐसे गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने तुरंत स्माइल किया और गेस्ट को ग्रीट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग अहान से मिलना चाहते थे पर वो कहीं नहीं मिल रहा था। उस वक्त उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बस पार्टी में बिजी रहे। पर कुछ देर बाद जब सब अहान के बारे में पूछ रहे थे तब रॉय फैमिली ने महाजन फैमिली से पूछा कि अहान कहाँ चला गया है, पर किसी को नहीं पता था। सब बस यही जानते थे कि लास्ट वो जूही और दैविक के साथ था। सबने उन दोनों से पूछा पर उन्होंने कहा कि जब मिला तो उसके बाद वो खुद ही वहां से चला गया था। पंकज बहुत परेशान हो गया था और अहान के बारे में पूछ रहा था, पर जब उसे कोई क्लू नहीं मिला तब उसने गिव अप कर दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे लॉक कर सकता है। इन सब से जूही को बहुत फर्क पड़ रहा था। उसने पंकज से पूछा, आपको अहान कितनी देर से नहीं मिल रहे हैं? पंकज ने कहा, वो आप दोनों से बात कर रहे थे और उसके बाद कहाँ गए मुझे नहीं पता। मैं उनके साथ ड्रिंक करना चाहता था पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। पर फिर पंकज ने खुद को तसल्ली देने के लिए कहा, हो सकता है वो चले गए हों। वैसे भी उन्हें पार्टी वार्टी का ज्यादा शौक नहीं है। पर जूही को इस बात पर भरोसा नहीं था। उन दोनों की बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई थी और अहान को देखकर साफ पता चल रहा था कि अहान वहां से बिना बात किए जाने की जल्दी में नहीं था। जूही को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, क्या वो अहान को ढूंढ पाएगी? जूही के दिमाग में जो चल रहा था उसने वो महाजन भाइयों को नहीं बताया, बल्कि उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि अहान जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उसने ये बात डेजर्ट वुल्फ को लेकर बोली थी। इसके बाद दोनों भाई वहां से चले गए थे। जूही अभी भी अहान को लेकर परेशान थी। वो जानती थी कि उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, पर क्या ये वो समझ नहीं पा रही थी। उसने अहान के गायब होने के बहुत सारे अंदाजे लगाए। उसने ये भी सोचा कि शायद किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया हो, पर उसे उसके मार्शल आर्ट स्किल्स के बारे में याद आया। तब वो जान गई कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। जूही ने मन में सोचा, मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं है। चाहे जो भी हो जाए वो रॉय हाउस से बाहर तो बिल्कुल नहीं गए हैं, पर वो कहाँ है ये कैसे पता करूं? जूही जानती थी कि अहान के साथ जो भी हुआ था वो धोखे से किया गया था, क्योंकि अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करता तो फाइट की नौबत आ सकती थी और सबको पता चल जाता। अब जूही के पास लास्ट ऑप्शन यही था कि रॉय फैमिली में से किसी ने अहान को लॉक कर दिया था। वो फैमिली में ऐसे लोगों को भी जानती थी जो ये कर सकते थे। जूही ने सबको रिकॉल करना शुरू किया। दीनानाथ, रोशन और आर्यन ऐसे लोग थे जो अहान को शायद नुकसान पहुंचा सकते थे। दीनानाथ और रोशन हर वक्त पार्टी हॉल में थे, इसलिए उन पर शक करना बेकार था। पर आर्यन बीच में कुछ देर के लिए गायब हुआ था। ये सब सोचते हुए जूही ऑलरेडी घर में आ चुकी थी। अगर उसे किसी ने लॉक किया है तो घर के किसी कोने में ही लॉक किया होगा। जूही उस सीक्रेट रूम के बारे में नहीं जानती थी, पर उसे पता था कि स्टडी रूम में कुछ राज छिपे हुए हैं। वो स्टडी रूम में आई और वहां पर ध्यान से कुछ ढूंढने लगी। वो जानती थी वहां पर कुछ था जिसके बारे में घर के बड़े बात करते थे, पर वो क्या था इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। अहान उस चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वहीं जूही वहां पर घुसने का रास्ता ढूंढ रही थी। जैसे ही जूही ने एक बुक को हिलाया वो डर कर कुछ कदम पीछे हो गई। धीरे धीरे एक दरवाजा खुलने लगा और उसने देखा कि एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। जूही ने सोचा, जरूर अहान यहीं पर होंगे। ये सोचते हुए जूही नीचे जाने लगी। बहुत अंधेरा था, इसलिए वो एक एक कदम ध्यान से रख रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी, अहान, अहान, क्या आप यहाँ पर हैं? वो बहुत धीरे जा रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वहां पर अहान के अलावा दूसरे लोग ना हो। उसे अंदाजा हो गया था कि अहान को वहां लाने वाला इंसान आर्यन हो सकता है, पर फिर भी उसे पूरा यकीन नहीं था। वो उसे अहान से मिलने के बाद ही पता चल सकता था। कुछ देर चलने के बाद वो उस लोहे के गेट के सामने आ गई थी। अब उसके आगे उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जूही अहान का नाम चिल्लाने लगी, पर वो दरवाजा साउंड प्रूफ था, इसलिए अहान को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। जूही इस वक्त बहुत इरिटेट हो गई थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अहान अंदर है भी या नहीं। वो दरवाजे को इंस्पेक्ट करने लगी ताकि उसे ऐसा कुछ मिल जाए
जिसकी वजह से वो दरवाज़ा खुल सके, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत इरिटेट हो रही थी, पर साथ ही वो ये भी जानती थी कि ऐसे वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसने अपने आप को शांत किया और कुछ सोचने लगी। अचानक से वो भागकर ऊपर गई और स्टडी रूम से एक लोहे की रॉड ले आई। वो लाने के बाद जूही उस रॉड से दरवाजे पर मारने लगी ताकि कोई वाइब्रेशन आहान तक पहुंच पाए, अगर वो अंदर है तो। आहान अंदर सोफे पर बैठा था और सोच रहा था उसे अब कौन बचाने आएगा। जब जूही बाहर से दरवाजे पर मार रही थी तब आहान को अंदर कुछ फील हो रहा था। अंदर अंधेरा था, इसलिए कोई भी आवाज़ ज़्यादा इफेक्ट से सुनाई नहीं दे रही थी। वो तुरंत खड़ा हुआ और अंदाजे के हिसाब से वो लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसे फील हुआ कि दरवाजे में कुछ वाइब्रेशन हो रही थी। आहान दरवाजे के पास आया और उसने कहा, बाहर कोई है क्या? पर साउंड प्रूफ होने की वजह से जूही को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये बात आहान समझ गया था, इसलिए उसने दरवाजे पर कान लगाया। अब उसे कुछ ऐसा ढूंढना था जिसकी मदद से वो वाइब्रेशन क्रिएट कर सके और बाहर वाले को समझा सके कि अंदर कोई है। जब आहान को कुछ समझ नहीं आया तब उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की किक तकनीक यूज की और दरवाजे पर मारा। रिदम में ब्रेक आने की वजह से जूही रुक गई। वो समझ गई थी कि अंदर कोई था। उसने मन में सोचा, शायद आहान अंदर ही है, पर मैं उन्हें बचाने के लिए उनसे कांटेक्ट कैसे करूं? अंदर आहान भी बहुत कैसा हो गया था, पर फिर तुरंत ही मायूस हो गया। भले ही किसी को पता चल गया हो कि वो अंदर है, पर फिर भी उनका कम्युनिकेट करना लगभग नामुमकिन ही था। अचानक से उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। जूही दरवाजे पर एक पर्टिकुलर पैटर्न यूज करके रिदम क्रिएट कर रही थी। आहान उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था और समझ गया था कि वो कोई मैसेज क्रिएट करना चाहती है। उसने पहले ये सीक्रेट लैंग्वेज पढ़ी हुई थी, इसलिए वो उस मैसेज का मतलब समझ सकता था। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि सामने वाला इंसान उसका नाम ले रहा था। अब आहान अपना मैसेज कम्युनिकेट करने लगा। जैसे ही जूही ने सामने से मैसेज सुना, वो खुश हो गई। पहले उसे लगा कि शायद आहान को ये लैंग्वेज ना पता हो, पर उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आहान वो लैंग्वेज जानता था और मैसेज डिकोड कर सकता था। आहान ने मैसेज भेजा, मैं ही हूँ। जूही ने स्माइल किया और मैसेज भेजा, क्या आप ठीक हो? आहान ने पूछा, मैं ठीक हूँ, पर आप कौन हो? जूही ने जवाब दिया, जूही। इस जवाब से वो बहुत हैरान हो गया था। रॉय फैमिली में से ही किसी ने उसे लॉक किया था और रॉय फैमिली में से ही कोई उसे बचाने आया था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने मैसेज भेजा, आपको ये दरवाज़ा खोलना नहीं आता क्या? आहान ने सोचा कि अगर वो ऐसे बात कर रही थी, मतलब उसे अंदर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जूही ने जवाब दिया, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ये सुनकर आहान डिसअपॉइंट हो गया था, पर जूही के आने से उसके पास कुछ तो उम्मीद थी। उसने मैसेज भेजा, आर्यन के पास कीज हैं। ये सुनकर जूही को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई थी। उसे उम्मीद थी कि आर्यन ही ऐसा कुछ कर सकता था। उसने मैसेज भेजा, मैं उनसे कीज लाने की कोशिश करती हूँ। आहान मन में खुश हो गया। इस वक्त उसकी इकलौती उम्मीद जूही ही थी। उसने सोचा कि जूही आने में देर ना कर दे, इसलिए उसने एक मैसेज और भेजा, अंदर पानी भी नहीं है। जूही समझ गई थी कि आहान क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने कहा, मैं जल्द से जल्द कुछ करती हूँ, डोंट वरी। इसके बाद उसने कहा, अब मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना। उसने कुछ देर इंतजार किया और जब सामने से कोई आवाज़ नहीं आई तब वो वहाँ से चली गई। इस वक्त आहान उस दरवाजे का सहारा लेकर बैठा हुआ था। वो नहीं जानता था कि जूही उसे बचा भी पाएगी या नहीं, पर उसने अपनी सारी उम्मीदें जूही से लगाई हुई थी। जूही चुपचाप बाहर आई और उसने सब कुछ पहले जैसे ही बंद कर दिया। आर्यन डायरेक्टली पार्टी में गया था, इसलिए चाबियां अभी भी उसी के पास होंगी। जब वो बाहर आई तब उसने अपने आप को शांत किया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पार्टी खत्म हो चुकी थी और गेस्ट वापस जा रहे थे। जूही की नज़रें आर्यन को ढूंढ रही थी और जब वो उसे दिखा तब उसने अपने आप को ठीक किया और उसकी तरफ जाने लगी। जब आर्यन ने यह देखा तब वो शॉक हो गया और उसने कहा, जूही, तुम्हें तो दैविक के साथ होना चाहिए ना? जूही ने कहा, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आर्यन ने कहा, तुम मुझे ढूंढ रही थी, पर तुम्हें तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं है ना, फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? जूही ने अपनी नज़रें नीची की और कहा, आर्यन, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो जैसे ये बात बोल रही थी उसकी आंखों में पानी आ रहा था। ये देखकर आर्यन को विश्वास नहीं हुआ और वो समझ गया कि शायद जूही किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसने कहा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या बात है। उसने कहा, आर्यन, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ।
जूही ने अपने आंसू कंट्रोल कर लिए थे, पर उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। आर्यन का भी दिल पिघल गया और उसने जूही को गले से लगा लिया। मौके का फायदा उठाकर जूही ने उसके कोट के पॉकेट को फील किया और उसे चाबी जैसा कुछ फील हुआ, पर वो श्योर नहीं थी कि चाबी उस सीक्रेट रूम की थी या नहीं। आर्यन बहुत शातिर था, इसलिए वो आसानी से उसे चाबी देने वाला नहीं था। जूही को कोई ना कोई तिकड़म तो लगाना ही था। आर्यन ने कहा, जूही तुम मेरी बहन हो, भले ही हम बहुत क्लोज नहीं हैं, फिर भी हम फैमिली तो है ना। बताओ मुझे क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जूही ने अपने आप को शांत किया और कहा, एक्चुअली मैं दैविक से शादी नहीं करना चाहती हूँ, पर अंकल। बोलते बोलते ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से रोने वाली है। आर्यन ने कहा, जूही तुम तो हमारी फैमिली की सिचुएशन जानती हो ना। जूही ने कहा, आर्यन अगर आप मेरी मदद करेंगे तो फिर मैं भी आपके लिए कुछ भी करूंगी। आर्यन ने कहा, जूही ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। दैविक बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो टैलेंटेड है, स्मार्ट है और आजकल के लफंडर लड़कों से तो बहुत अच्छा है। जूही ने कहा, आर्यन आप हमेशा से रॉय फैमिली के हेड बनना चाहते थे ना। अगर आप मेरी मदद करेंगे और मुझे शादी से छुटकारा दिला देंगे तो मैं भी आपकी फैमिली हेड बनने में मदद करूंगी। यह सुनकर आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, यह तुमसे किसने कहा? मैंने आज तक जो किया है सबके सामने किया है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। जूही ने कहा, पर इसके बारे में तो सब जानते हैं, दोनों अंकल इसके बारे में बात भी करते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगी और अंकल से बात करूंगी। आर्यन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह सब बकवास है, उनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर आर्यन वहां से चला गया। जूही श्योर हो गई थी कि चाबी आर्यन के पास है, अब बस उसे वो चाबी लेनी थी और आहान को बचाना था। जूही से बात करने के बाद आर्यन बहुत परेशान हो गया था और गार्डन में जाकर बैठ गया। जब जूही कुछ देर बाद वहां पहुंची तब आर्यन ने कहा, तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? जूही ने कहा, आर्यन अभी जो कुछ भी हुआ क्या आप उसे भूल सकते हैं? शायद मैंने बातें ज्यादा ही अज्यूम कर ली और आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आर्यन ने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। पर जूही वहीं पर खड़ी थी। उसने कहा, मुझे आपसे कुछ और बात भी करनी है। आर्यन ने पूछा, क्या बात है? जूही ने कहा, कुछ डेजर्ट वुल्फ से रिलेटेड बात है। आर्यन ने पूछा, क्या? उसे इस टॉपिक पर बात करने में बहुत इंटरेस्ट था। जूही ने कहा, मुझे लगता है कि शायद आहान डेजर्ट वुल्फ से डील करने में हमारी मदद नहीं करेगा। आई फील उसका कुछ और प्लान है। ये बात सुनकर आर्यन चौंक गया और उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर उसे डेजर्ट वुल्फ से डील करना नहीं था तो फिर वो हमारे पास और महाजन फैमिली के पास क्यों आता? जूही ने कहा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये डेजर्ट वुल्फ और उस आहान का प्लान हो सकता है? वो दोनों साथ मिलकर दोनों फैमिलीज को धोखा दे रहे हैं। आर्यन जानता था कि अगर जूही जो कह रही है वो सच हुआ तो दोनों फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली है? जूही ने कहा, उसने मुझे खुद बताया है। आर्यन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान अपना प्लान किसी के सामने क्यों बताएगा? जूही ने स्माइल करते हुए कहा, एक मर्द किसी औरत को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्यन ने कुछ सोचा और कहा, तो तुम ये कह रही हो कि आहान तुम्हें पसंद करता है इसलिए उसने तुम्हें ये बात बता दी? उसे जूही की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। जूही ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता, जो बात मुझे पता थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये बात कितनी सच है ये सिर्फ आप जज कर सकते हैं, वैसे भी सारे फैसले अंकल और आप लोग ही लेते हैं। इतना कहने के बाद जूही वहां से चली गई और आर्यन ने भी उसे नहीं रोका। वो इस वक्त सोच रहा था कि ये बात सच है या नहीं। आर्यन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो वहां से स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। उसने सोचा, मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उसे जाकर ही पूछ लूं। जब वो स्टडी रूम में गया तब जूही पहले से वहां पर छिपी हुई थी। वो जानती थी कि उसे चाबी चुराना आसान नहीं होगा क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। इसलिए उसने आर्यन के मन में डाउट पैदा किया, जिसकी वजह से आर्यन खुद आहान से मिलने आ गया था। ये जानने के बाद कि आहान डेजर्ट वुल्फ का मेंबर है, आर्यन उस पर तुरंत अटैक तो नहीं कर सकता था, पहले कंफर्मेशन मिलना जरूरी था। जब आर्यन अंदर गया तब जूही तुरंत उसके पीछे नहीं गई बल्कि वहां पर छिपी रही। सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल गया था और वो नीचे जा रहा था।
उसने आवाज लगाई, आहान, क्या आप ठीक हैं? आवाज से आहान पहचान गया था कि वो आर्यन था, और ऐसा लग रहा था जैसे आवाज रूम के अंदर से आ रही थी। वो आवाज की डायरेक्शन में गया और उसने एक छोटा सा वेंट नजर आया। वो इतना छोटा था कि सिर्फ इंसान का सिर ही नजर आ सकता था। वहां से भागना मुमकिन नहीं था। आहान ने पूछा, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? आहान जूही का इंतजार कर रहा था, पर वहां पर आर्यन आ गया था। आर्यन ने कहा, मैं तो बस यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। आहान ने चिढ़ते हुए कहा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? तुम मुझसे यहाँ तो किसी जवाब की उम्मीद मत रखो। आर्यन ने स्माइल किया और कहा, आहान, ये इतनी इम्पॉसिबल बात भी नहीं है। हो सकता है मैं आपको यहाँ से निकाल दूं। आपको बस ये बताना है कि आप आखिर कौन हैं। ये सुनकर आहान हैरान हो गया था, पर उसने जल्दी से अपना दिमाग चलाया और दो पॉसिबिलिटीज सोची। पहली, अगर आर्यन को से नुकसान पहुंचाना ही होता तो फिर वो यहाँ पर नहीं आता। दूसरा, अगर वो यहाँ पर आया है, इसका मतलब उसे जूही ने भेजा है। वो ये भी जानता था कि अगर जूही ने उसे वहां भेजा है तो फिर कुछ तो गड़बड़ जरूर होने वाली है। उसने जवाब दिया, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं? आर्यन ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं जानता हूं कि आप आहान रायजादा हो, पर फिर भी कुछ चीजें हैं। आप सच में डेजर्ट वुल्फ को मारना चाहते हैं या फिर? आहान ने कहा, तुमने मुझे इसलिए लॉक किया है क्योंकि मैं डेजर्ट वुल्फ को मारना चाहता हूं? क्या तुम अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हो? आर्यन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, इस हालत में भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? अगर आपको बाहर आना है तो फिर आपको मेरे सवालों का जवाब सच सच देना होगा। आहान ने तो उसे ताना मारते हुए कहा, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? वैसे तो मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, पर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम मेरे जाल में फंस गए हो। आहान का ये एटीट्यूड देखकर आर्यन थोड़ा शांत हो गया। आहान ने डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, बल्कि आर्यन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। वो नहीं जानता था कि जूही ने क्या बोलकर उसे वहां भेजा था। आहान का एटीट्यूड देखकर आर्यन को जूही की बातों पर विश्वास हो रहा था, पर फिर भी वो अभी भी कन्फ्लिक्टेड था। उसने कहा, अगर आप डेजर्ट वुल्फ के साथ हैं तो आपका क्या प्लान है? क्या आप जो फैमिलीज डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट हैं उन्हें कैप्चर करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आहान ने कहा, यह सब तुमने किससे सुना? उस जूही से? तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों का दिमाग कैसे चलता है? मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था और उसने सच मान लिया। जब आहान ने खुद एडमिट कर लिया था कि उसने जूही को ये सब बातें की थी, तब आर्यन का शक यकीन में बदल गया था। उसने कहा, आपको नहीं लगता कि मुझे आपकी जगह अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए? उसने मुझे सब कुछ डिटेल में बताया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो झूठ है। आहान ने स्माइल किया और कहा, जाने दो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद आर्यन की कोई आवाज नहीं आई। काफी देर तक वहां पर सन्नाटा था और आहान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आर्यन कहाँ चला गया। उसे बचने की एक धुंधली उम्मीद नजर आ रही थी, पर उसे नहीं पता था कि वो बच पाएगा या नहीं। कुछ देर बाद उस लोहे के दरवाजे से आवाज आने लगी। आहान भागकर उसके पास गया, क्योंकि वो जानता था कि आर्यन नीचे आ गया है और ये दरवाजा सिर्फ उसी से खुल सकता है। आर्यन ने दरवाजा खोला और वो आहान के सामने खड़ा था। उसने कहा, किसी एक इंसान की बात सुनकर मैं पूरी बात कैसे बता कर सकता हूँ? आपको जो कहना है आप वो कह सकते हैं। जैसे ही आर्यन ने बात कही, आहान ने अपना मुंह किया। उसने आर्यन की तरफ जोर से पंच मारा, जिसकी वजह से उसके होंठ से खून आने लगा। आर्यन को अचानक से ऐसे वार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा हड़बड़ा गया, पर तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और आहान दूसरा मुंह कर पाता उससे पहले ही उसने आहान के अटैक को डोज कर दिया था। दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो गई थी। आहान लगातार उस पर अटैक कर रहा था और उसे बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था, पर आर्यन भी कुछ कम नहीं था। वो आहान के अटैक्स को डोज करने में सक्सेसफुल हो रहा था। उसने कहा, उस जूही ने आपको बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला। आहान ने कहा, तुम भी तो धोखे से मुझे यहाँ लाए थे और लॉक कर गए थे। अब अपनी गलती की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आहान ने इतना कहा और अपना QI सर्च किया। इसके बाद उसने अपना ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का डेडली मूव किया, जिसे आर्यन हैंडल नहीं कर पाया और वही जमीन पर गिर गया। आर्यन पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट तो था, पर इतना भी नहीं कि वो आहान का इतना डेडली मूव झेल पाए। उसमें वापस उठने की हिम्मत नहीं थी।
और अहान उस पर चढ़ गया और उसे लगातार पंच करने लगा। उसने अपना सारा गुस्सा और सारा फ्रस्ट्रेशन आर्यन को मारने पर निकाल दिया। देखते ही देखते उसकी सांसें बिल्कुल धीमी पड़ गईं। तभी अहान को किसी के आने की आवाज़ आई। वो फुटस्टेप्स बहुत सॉफ्ट थे, इसलिए अहान ने अंदाज़ा लगाया कि वो किसी आदमी के नहीं हो सकते हैं। उसने धीरे से कहा, जूही। जब उसने अहान की आवाज़ सुनी तब उसने कहा, हाँ अहान, मैं ही हूँ। अब तक जूही नीचे आ चुकी थी। अहान भी अब आर्यन को नहीं मार रहा था और खड़ा था। जूही थी जिसने उसकी मदद की थी। जूही ने पूछा, आर्यन कहाँ है? अहान ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। अहान इस वक्त बहुत रिलैक्स था क्योंकि वो इस टफ सिचुएशन से बाहर निकल गया था। उसने भले ही जताया ना हो, पर इस सिचुएशन में फंसने के बाद वो बहुत घबरा गया था। जूही भागकर आर्यन के पास गई और उसने सबसे पहले आर्यन की सांसें चेक की। उसने घबराते हुए कहा, ये तो मर चुके हैं, इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। ये सुनकर अहान का कोई रिएक्शन नहीं था। उसने कहा, तो क्या हुआ? मर गया तो मर गया, वैसे भी ये मरना ही डिजर्व करता था। ये सुनकर जूही ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर अगर ये यहीं पर रहे तो हम सबको क्या जवाब देंगे? जूही मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, पर इस वक्त अपने आप को शांत करने में उसे भी कुछ वक्त लग गया था। अहान ने कहा, कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है, इसे यहीं रहने देते हैं। वैसे भी इस सीक्रेट रूम के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, इसलिए अगर किसी को पता चल भी गया तो हम पर कोई शक नहीं करेगा। जूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बहुत देर सोचने के बाद उसने कहा, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि आर्यन सच में डेजर्ट वुल्फ के साइड ही था। अभी के लिए जैसा आप कह रहे हैं वही करते हैं। अहान ने कुछ नहीं कहा, बस जूही की बात मान गया। उसका अब इस प्लान में इंटरेस्ट कम होने लगा था। अभी तो बस एक फैमिली से उन्होंने बात की थी और उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था और वो नहीं जानता था कि डेजर्ट वुल्फ के और कितने जासूस छिपे हुए हैं। जब दोनों स्टडी रूम से निकले तब दोनों बहुत कैजुअल थे। अहान ने जूही से पूछा, हमारी बात पूरी नहीं हुई थी, आप उस वक्त मुझे क्या कह रही थी? जूही ने कहा, आप बहुत देर से सीक्रेट रूम में बंद थे। मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आप मेरे रूम में जाइए और आराम कर लीजिए। जब आप फ्रेश होंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से मेरी बात समझ आएंगी। अहान को भी यही सही लग रहा था। वैसे भी वो बहुत थक गया था, इसलिए उसने इंसिस्ट नहीं किया। वो जूही के पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। हाथ मुंह धोने के बाद वो तुरंत सोफे पर लेटा और उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तब जूही भी अपने बेड पर सोई हुई थी। कुछ देर बाद जूही भी उठ गई। उसने अंगड़ाई ली और अहान पहली बार उसे बिना मेकअप के देख रहा था। जूही ने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो आप? अहान ने कहा, कुछ नहीं। उसके बाद जूही उठी और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। जब वो बाहर आई तब उसने एक पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखकर अहान ने कहा, तुम्हारे अपीयरेंस अच्छा नहीं लग रहा, कैन यू चेंज इट? ये सुनकर जूही ने कहा, क्यों, आप मुझे ड्रेस चेंज क्यों करवाना चाहते हैं? कहीं मैं आपको पसंद तो नहीं आ गई हूँ? अहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जूही को देख रहा था। पर तभी जूही ने कहा, अगर कोई लड़का किसी लड़की के अपीयरेंस को चेंज करना चाहता है, इसका मतलब यही है कि वो उसे पसंद करने लगा है। अहान ने स्माइल के साथ जूही को अवॉइड किया। वो जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है और जूही भी बस उसकी टांग खींच रही थी। इसके बाद दोनों एक कॉफ़ी शॉप पर ब्रेकफास्ट करने गए। जूही अपने कप में स्पून स्टिर कर रही थी। जब अहान ने उससे पूछा, अब आप क्या सोच रही हैं? जूही ने पहले अहान को देखा और फिर नीचे देखने लगी। उसने कहा, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। पहले कभी ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आया था, पर अब आ रहा है। अहान ने कहा, तुम मेरी क्या मदद चाहती हो? ये सुनकर जूही ने ऊपर देखा और स्माइल करते हुए कहा, मैंने आपकी कल जान बचाई थी, इसलिए आप मुझसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं। अहान ने कहा, यही सही है ना, कल आपने मेरी जान बचाई थी, तो अब मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। बोला, आपको क्या चाहिए? जूही ने कहा, हाँ सही है, अगर कल मैंने आपकी जान नहीं बचाई होती तो शायद मैं आपसे सिर्फ प्रोटेक्शन मांगती, पर अब मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ और भी मांग सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अहान को एहसास हो गया कि जूही बहुत स्मार्ट थी और ऐसी स्मार्ट लड़की से डील करना उसके लिए मुश्किल होने वाला था। अहान ने कहा, अगर मैं आपकी मदद करने से मना कर दूं और चाहे आप मुझे कितना भी मनाने की कोशिश करें फिर भी मैं ना मानूं तो? जूही ने कहा, मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करोगे, आप इतने बुरे इंसान नहीं हो। अहान उसे देख रहा था।
वो उसकी रिक्वेस्ट को मना करना चाहता था और देखना चाहता था कि जूही को उस पर कितना भरोसा है, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि जूही का मासूम चेहरा देखकर उसने कहा, ओके यू वॉन, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा मत बोल देना जिसमें मैं आपकी मदद ना कर पाऊँ। जूही ने स्माइल किया और कहा, वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अपना हाथ आहान की तरफ लाने लगी। आहान ने पूछा, मतलब? जूही ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो फिर मैं भी आपके लिए कुछ भी करूँगी, और जो फैमिलीज डेजर्ट वुल्फ से नफरत करती हैं उनसे भी बात करूँगी। जूही की स्माइल देखकर आहान को डाउट होने लगा। उसने पूछा, हाँ तो अब तुम क्या चाहती हो? उसकी स्माइल देखकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत बड़ा मांगने वाली है। आहान ने फिर से कहा, डोंट टेल मी कि अब आपको पूरा डेजर्ट चाहिए। ये सुनकर जूही स्माइल करने लगी और उसने कहा, मे बी। आहान ने कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है? हैव यू गॉन क्रेजी? जूही ने कहा, व्हाट्स रॉन्ग इन गोइंग क्रेजी? अगर किसी का ऐसा क्रेजी ड्रीम ना हो तो उसका इस दुनिया में आने का क्या मतलब है? रही थी। ये देखकर आहान ने कहा, आपको क्या लगता है आदमी इतना कमजोर है कि वो ऐसे फिसल जाएगा? जूही ने सिडक्टिवली कहा, तो क्या ऐसा नहीं है? और आहान के हाथ से खेलने लगी। आहान ने कहा, आप मर्दों को ज़्यादा ही अच्छे से जानती हैं शायद। जूही ने कहा, यू फ्लैटर मी। आहान ने कहा, मैं भी ऑर्डिनरी आदमी हूँ और मुझे भी खूबसूरत चीज़ें पसंद है, पर जो कोई नुकसान ना पहुँचाए। जैसे ही आहान ने ये बात कही, जूही ने अपना हाथ पीछे ले लिया और कहा, ठीक है, फिर आपसे शायद मदद मांग कर भी कोई फ़ायदा नहीं है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या चीज़ है, उसका रियल फेस क्या था और वो क्या चाहती थी। ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। वो और बात कर पाते उससे पहले ही वहाँ एक आदमी आ गया। उसने बहुत हाई फाई कपड़े पहने हुए थे और बहुत एलिगेंट लग रहा था। वो जूही के पास आया और उसने कहा, जूही, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। जूही ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, अरुण, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? अरुण ने कहा, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। और ये कौन है? इसके बाद उसने आहान की तरफ इशारा किया। जूही ने कहा, ये मेरा फ्रेंड है। अरुण ने आहान की तरफ देखा और कहा, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम अरुण वर्मा है और मैं भी जूही का फ्रेंड हूँ। डेजर्ट में वर्मा सरनेम बहुत कॉमन नहीं था। उसने कभी भी अरुण को वर्मा फैमिली में नहीं देखा था, इसलिए उसने सोचा कि शायद वो फैमिली बिजनेस संभालता होगा, इसलिए बाहर रहता होगा। बड़ी फैमिलीज में ऐसा ही होता था। अगर कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाता था तो वो फैमिली बिजनेस संभालता था। इस तरह वो भी नाम और शोहरत हासिल कर सकता था। आहान ने स्माइल किया और कहा, आहान रायजादा। ये सुनकर अरुण उससे घूरने लगा। वो सोच रहा था कि आखिर ये वही आहान रायजादा तो नहीं है जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है, पर फिर उसे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है और उनका सिर्फ नाम ही सेम है। आहान समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है, पर उसने उसकी कंफ्यूजन दूर करना जरूरी नहीं समझा। आहान को ग्रीट करने के बाद वो फिर से जूही से बात करने लगा। उसने स्माइल किया और कहा, जूही, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? लेट्स हैव सम फन। जूही ने प्यार से मना करते हुए कहा, आहान को ज़्यादा लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं है। यह सुनकर आहान जूही को सरप्राइजिंगली देख रहा था, पर फिर वो समझ गया कि उसने ऐसा क्यों कहा था। अरुण ने कहा, कम ऑन, मैं और मेरे फ्रेंड्स पास के रिसोर्ट में जाने का प्लान बना रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और हम आराम से चिल भी कर सकते हैं। अरुण ने आहान को भी इनवाइट किया, पर उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा। तब अरुण ने फिर से कहा, देखो, जूही का बहुत मन है, अपनी दोस्त के लिए ही चल दो। आहान ने जूही की तरफ देखा। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो चाहती थी कि आहान मान गए। उसका रिसोर्ट का नाम सुनकर वहां जाने का बहुत मन कर रहा था और आहान को लगा जैसे उसे अभी अभी उससे बहुत बड़ा धोखा मिला हो। आहान ने कहा, ठीक है, चलते हैं। जूही जिस तरह स्माइल कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया हो। वो लोग सब कार में बैठ गए और वहां से जाने लगे। आहान ने जूही से पूछा, ये क्या था? जूही ने कहा, क्या? मैं बस अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आना चाहती थी। आहान ने जूही को नहीं बताया कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था और सारे रास्ते बस चुप ही रहा। कुछ देर में वो लोग रिसोर्ट पहुंच गए थे। रिसोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत सुंदर था।
वहां पर स्विमिंग पूल, पेड़ पौधे और काफी एक्टिविटीज थी। वो सब साथ ही अंदर घुसे, पर बाद में जूही आहान को पीछे छोड़कर उन लोगों के साथ हंसी मजाक करने लगी और वो पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद में वो रिसोर्ट में ऐसी जगह बैठे थे जहां पर बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए थे। वो लोग अच्छे फ्रूट्स देखकर उन्हें तोड़ने लगे और जूही और आहान साइड में बैठे थे। बहुत देर की चुप्पी के बाद आहान ने कहा, अगर आपने डेजर्ट वुल्फ से डील करने का कोई रास्ता निकाल लिया तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। जूही जानती थी कि देर सवेर आहान उसकी बात जरूर मान जाएगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, इट्स अ डील देन। अचानक से जूही ने कहा, आहान, क्या आपको मुझे किसी और के साथ देखकर जलन हो रही है? अगर आप बोले तो मैं सबको इग्नोर करके सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने कहा, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, आप जिसे चाहें बात कर सकती हैं। दोनों ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे जब अरुण और बाकी लोग भी उनके पास आ गए थे। सब आपस में बैठकर बात कर रहे थे और खाना खा रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आया। उसने इस तरह अपने ग्रुप के पास आता देख अरुण से रहा नहीं गया और वो उनसे बात करने चला गया। उस अनजान आदमी ने कहा, तुम लोग यहाँ पर पिकनिक कर रहे हो? तुमने फ्रूट्स तोड़े हैं? अरुण ने अपना एलिगेंस बरकरार रखा और कहा, हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ आने से पहले हमने परमिशन ली थी। पर उस आदमी ने अरुण की बात पर ध्यान नहीं दिया और उससे फाइट करने लग गया। उसने उसे धक्का देकर जमीन पर फेंक दिया और कहा, क्या पूछा? किससे पूछा? तुम्हारे बाप का रिसोर्ट है जो तुम कुछ भी करोगे। अरुण वर्मा फैमिली का स्पोक्स पर्सन था और कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी, इसलिए उसे बहुत बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। दोनों के बीच में गर्मा गर्मी होते देख जूही से रहा नहीं गया और उसने कहा, आहान, आप मार्शल आर्टिस्ट हैं, फिर अरुण की मदद क्यों नहीं करते? आहान ने कहा, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना है। जूही ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इंसानियत के नाते ही उसे बचा लीजिए। जूही आहान को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर जब वो नहीं माना तब उसने कहा, ठीक है, अगर आप उसे बचाने नहीं जाएंगे तो मैं उनके बीच में जाऊंगी। जूही आहान को धमकी दे रही थी,